हेलो एंड वेलकम टू फार्म मेडिकमेंट्स अगेन। तो आज मैं पूरा फार्माकोग्नोसी एक वीडियो में बताने वाली हूँ। इन शॉर्ट कि सब कुछ शॉर्ट में ही होगा, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उस यूनिट के हम यहाँ पर एमसीक्यूज़ भी साथ ही साथ सॉल्व करते जाएंगे। तो टाइम बिना वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम। पहली यूनिट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? डिफाइन फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन क्या है? इन शॉर्ट फार्माकोन और गिग्नोस को दो वर्ड से लिया गया है, यानी कि स्टडी ऑफ ड्रग्स या नॉलेज ऑफ ड्रग्स। तो इसमें हम लोग क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमें नेचर से मिले हैं, चाहे वो प्लांट से हो, एनिमल से हो, मिनरल से हो। ये सब किसके अंदर, इन सब की स्टडी आएगी फार्माकोग्नोसी के अंदर। इनके साथ साथ इसका आइडेंटिफिकेशन, प्योरिटी चेकिंग और इनके अंदर क्या क्या कंपोजिशन है, यानी क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है और इसके यूजेस। इसकी एग्जांपल क्या हो गया? जैसे ओपियम है, डिजिटालिस है, हनी है, ठीक है, ये सब क्रूड ड्रग्स के एग्जांपल हो गए। कुछ हिस्ट्री के पार्ट देख लेते हैं। इसकी एंशियंट हिस्ट्री जो थी, हिप्पोक्रेट्स जी से शुरू हुई थी, जिनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। इन्होंने नेचुरल ड्रग्स का यूज़ करना शुरू किया था। पेडानियस डायस्कोरडिस, ये फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी हैं। इन्होंने ही डी मटीरिया मेडिका लिखी थी, जिसके अंदर 600 से भी ज़्यादा ड्रग्स थे। गैलन कौन थे? ये हमारे पहले फार्मासिस्ट हैं और इन्होंने गैल्निकल प्रिपरेशंस बनाई थी, यानी कि ड्रग फॉर्मुलेशन बनाई थी। मॉडर्न पीरियड में आ जाते हैं तो जहाँ पर फार्माकोग्नोसी नाम दिया गया जॉन एडम स्मिथ। इन्होंने शुरुआत में क्रूड ड्रग की स्टडी शुरू कराई थी, उस पर कुछ डेवलपमेंट काम शुरू कराया था। कभी कदार ऐसा होगा आपके पास कि आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपसे पूछेगा भी कि कौन है वो C.S. एडलर है, स्मिथ है या हिप्पोक्रेट्स है, किसने ये टर्म दिया फार्माकोग्नोसी, है ना। तो मोस्टली या तो C.S. एडलर होगा या तो स्मिथ होगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक। तो अगर C.S. एडलर नहीं मिलता है तो ये ना हो कि अगर एडम स्मिथ हैं तो छोड़ के चले आओ। ध्यान देना भैया, एडम स्मिथ भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अभी क्या स्कोप है इसका? तो देखो, अभी आजकल के टाइम पे नेचुरल ड्रग्स को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास टेक्निक सब ज़्यादा आ गई हैं, तो हम प्रेफर कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम स्कोप बढ़ता चला जा रहा है फार्माकोग्नोसी का। इनके की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में, फाइटोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, एंटीबायोटिक्स के रिसर्चेज में, एंटी कैंसर ड्रग्स जैसे कि हमें मिल रही है प्लांट से। आर्टिमीसिया मिली थी एंटी मलेरिया के लिए। विनका से हम लोग विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन निकालते हैं, जो कि क्या एंटी कैंसर ड्रग्स हैं। एस्प्रिन भी स्टार्टिंग में बनाई गई थी, ठीक। आगे देखते हैं। अभी आजकल क्या हो रहा है, हर्बल मेडिसिन ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग। स्कोप क्या क्या है फार्माकोग्नोसी के? ड्रग डिस्कवरी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है प्लांट्स के अंदर से, और हम लोग नए नए तरह के हर्बल ड्रग फॉर्मुलेशंस बना रहे हैं। उनकी नई नई टेक्निक्स ढूंढ रहे हैं कि उनको कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, उनके अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट्स एक्सेट्रा। एंड आगे का क्या स्कोप है? कैंसर रिसर्च, इम्यूनिटी बूस्टर और नेचुरल थेरेपीज़। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अभी ट्रेडिशनल मेडिसिन तो हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, बट अभी पूरी प्रॉपर स्टडी नहीं है। इसके साथ साथ इसमें एक लैक हमारे हमेशा आता है कि इनका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो पाता है, इनका क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो अभी ये सब इनके स्कोप्स हैं फार्माकोग्नोसी के, कहाँ कहाँ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कोग्नोसी को। यूनिट 2 में आएंगे अभी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इन शॉर्ट क्या कि हम लोग ड्रग्स को किन किन तरह से विभाजित कर सकते हैं, किस किस कैटेगरी के हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरीज में रखा जा सकता है। तो इसमें पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल नाम से पढ़ लो, अल्फ़ाबेट A to Z, यानी अल्फ़ाबेट ऑर्डर से अगर अरेंज करते हैं तो कौन से में आ जाता है? अल्फ़ाबेटिकल में, चाहे वो इंग्लिश टर्म्स के हिसाब से देखें या लैटिन टर्म्स के हिसाब से देखें। अभी डिक्शनरी देखते हो क्या होता है, A से Z होता है ना, तो एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही हम लोग ड्रग्स अरेंज करते हैं। जैसे A से एलो, B से बेंजोइन, C से सिंकोना, D से डिजिटलिस, E से एरगट, F से फेनल, इसी सीक्वेंस में चलता चला जाता है। IPO यानी इंडियन फार्माकोपिया, चाहे ब्रिटिश फार्माकोपिया हो, ये इसी टर्म को फॉलो करते हैं, इसी क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं। अब इनके फ़ायदे क्या है कि ईजी होता है, लेकिन नुकसान क्या है कि इसमें कोई साइंटिफिक रिलेशन नहीं मिलता ड्रग्स के बीच में। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में आ जाता है। टैक्सोनॉमी पढ़ा होगा ना, कार्ल लिनियस ने बताया था कि फैमिली, क्लास, ऑर्डर, स्पीशीज़, सब स्पीशीज़, इनके हिसाब से जब हम लोग
किसी ड्रग को क्लासिफाई करते हैं, यानी उनके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से, चाहे वो फैमिली हो, चाहे जीनस हो, चाहे स्पीशीज़ हो, वो किसके अंदर आ जाता है, हमारा टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। इनका देखो एग्जांपल क्या है, जैसे सोलेनेसी फैमिली है या रूबिएसी फैमिली है, तो इनमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है, सोलेनेसी में आती है बेलाडोना, धतूरा, रूबिएसी में आती है सिनकोना। इनके फ़ायदा क्या है कि ये कुछ नेचर से रिलेशन दिखाती हैं, लेकिन अगर हम लोग ओरिजिन की बात करें या फिर एनिमल या मिनरल ड्रग्स की बात करें तो यहाँ पे इनका कोई रोल नहीं होता। इन्होंने ये तो बताया इनकी फैमिली क्या है, क्लास क्या है, उधर क्या है, लेकिन इसमें क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को पता चलता है, नहीं। क्या इनके यूज़ पता चलते हैं, नहीं। ठीक, इसके साथ साथ क्या है, ये इसमें एनिमल और मिनरल ड्रग्स को हम लोग क्लासीफाई नहीं कर पाते अच्छे से। फिर आते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल बोलो, ऑर्गेनोलेप्टिक बोलो, मैक्रोस्कोपिक बोलो, एक ही बात है। ये मॉर्फोलॉजिकल जहाँ भी आए उसको ध्यान में रखना, मैक्रोस्कोपिक भी कह सकते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक भी कह सकते हैं। ड्रग्स को अगर हम लोग उनकी बाहरी चीज़ें देखकर उनको कैटेगराइज कर दें, जैसे मान लो कि लीफ है, रूट है, स्टेम है, ये सब आ जाता है ऑर्गेनाइज ड्रग के अंदर। अनऑर्गेनाइज ड्रग में क्या आ जाएगा, जैसे उसका गम है, लेटेक्स है। अगर लीफ के अंदर क्या क्या आ जाएगा, सेना की लीफ ली हमने, धतूरा की लीव्स ली, तो किसके अंदर आ गया, हमारा सब मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। आसान होता है इनका आइडेंटिफिकेशन, लेकिन ये कोई भी तरह की हमें केमिकल की इन्फॉर्मेशन नहीं देती, ना ही इस तरह की इन्फॉर्मेशन देती है कि वो कहाँ आगे जाके इस्तेमाल होने वाला है। अब बताओ फार्माकोलॉजिकल, फार्मा मतलब इन शॉर्ट अगर हम लोग रिलेट करें यहाँ पे तो ड्रग्स से, कोलॉजी फार्माकोलॉजी जो पढ़ते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर क्या थेरेपेटिक एक्शन देगा, यानी किसी भी ड्रग का हमारी बॉडी के ऊपर क्या एक्शन आएगा। मान लो हम लोगों ने अगर पैरासीटामोल खाते हैं तो क्या होता है, बुखार उतरता है ना। वैसे ही अगर हम लोग फेनल लेते हैं तो क्या होता है, गैस रिलीज़ कराते हैं, यानी कार्बोनेटिव कैटेगरी का आता है। तो अगर हम लोगों ने उनको कार्बोनेटिव कैटेगरी रखा, फिर उसके अंदर डाल दिया फेनिल, तो ये क्लासिफिकेशन जो होगा ये फार्माकोलॉजिकल होगा। जैसे एग्जांपल देखो, लग्जेटिव क्या है, सना। जिस तरह से हमारे सिलेबस में वो यूनिट 5 दी गई है, वही क्लासिफिकेशन होता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इसके फ़ायदा क्या है कि अगर हमें मान लो कि पता है कि एक ड्रग से हमारा पेशेंट एलर्जिक है या वो फ़ायदा नहीं कर रही, तो सेम कैटेगरी में हम उसका सब्सटीट्यूट दे सकते हैं, दूसरी ड्रग दे सकते हैं उठा के, है ना। लेकिन डिमेरिट क्या है इसका कि भाई अब देखो एक ड्रग है हमारी, लेकिन उसके एक्शन अलग अलग हैं ना, तो ये दिक्कत हो जाती है कि मान लो एक ड्रग है, उसके अलग अलग अगर हमारे एक्शन है तब कैसे उसको क्लासीफाई करेंगे। फिर आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में। इनमें उनके अंदर जो रासायनिक तत्व मौजूद हैं उनके हिसाब से क्लासीफाई करते हैं, किस तरह के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उनमें पाए जाते हैं, इनके हिसाब से अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो केमिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। मेनली इनके एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर, जैसे मान लो मॉर्फिन में क्या होता है, हमारा एल्कलॉइड है ना मॉर्फिन, तो ये किस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, एल्कलॉइड कैटेगरी के अंदर। सेना में होता है सेनोसाइड जो कि ग्लाइकोसाइड होता है, तो ग्लाइकोसाइड के अंदर क्या आ जाएगी, सेना आ जाएगी। इसी तरह से क्लासिफाई करते हैं। देखो जैसे एल्कलॉइड में मॉर्फिन, ग्लाइकोसाइड में डिजिटलिस, टैनिन में कटेचू। ये साइंटिफिकली तो ये बहुत सही है, एकदम सही, लेकिन इसमें केमिकल की नॉलेज चाहिए। अभी कोई एक अननोन पर्सन है, अगर वो पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, सेनोसाइड लिख दिया गया, अच्छा ये क्या होता है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर आते हैं कीमो टैक्सोनॉमिकल में, नाम से समझ में आ रहा है, देखो जिसमें अगर हम लोग केमिकल कॉन्स्टेंट्स और प्लांट की टैक्सोनॉमी को मिला दें। ठीक, प्लांट की टैक्सोनॉमी में क्या था कि उसकी फैमिली पे बेस्ड है, उनके स्पीशीज़ पे बेस्ड है, उनके ऑर्डर पे, क्लास पे, किसी चीज़ पे बेस्ड हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि एक अम्बेलिफेरी है फैमिली, उसमें मान लेते हैं कि जितनी भी ड्रग्स आएंगी उनके अंदर हमारे सेनोसाइड्स प्रेजेंट होंगे, मान लेते हैं। इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो वैसे ही देखो यहाँ पे बोला गया जितने भी एल्कलॉइड्स हैं, यानी जितने भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं एल्कलॉइड वाले, वो सब सोलेनेसी फैमिली के अंदर आते हैं। ये एक इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया। तो अब कोई भी ड्रग अगर जिस सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करेगी तो उसके अंदर कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाएगा, एल्कलॉइड। इसलिए ये हमारा सबसे सही है, बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है। और इसकी डिमेरिट क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स, इसको समझने के लिए एक नॉलेजेबल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट देखेंगे आगे कि अब देखो मैंने यहाँ पे बोला था कि कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगी हर चैप्टर के बाद। यूनिट 2 से ये चीज़ स्टार्ट हुई है। ड्रग्स अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेटिकल, कोई डाउट इसमें तो होना भी नहीं चाहिए। अगर प्लांट की फैमिली के हिसाब से करते हैं तो किस में आएगा, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में आएगा। सेना में अगर हम ये बोल रहे हैं कि सेना को क्लासिफाई किया गया लीफ की तरह,
तो अब बताओ कौन से क्लासिफिकेशन के अंदर है? क्या उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इन्फॉर्मेशन दी? नहीं। क्या उसमें ए से जेड तक अरेंज करने की बात कही? नहीं। क्या उसका कोई एक्शन बताया? नहीं। बता क्या रहा है कि वो एक लीफ है, और लीफ कैसे हम देख के पहचान पाते हैं, इसीलिए किस में आएगा? मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। उनके थेराप्यूटिक व्यूज़ पर अगर हम लोग क्लासीफाई करते हैं तो किस में आता है? फार्माकोलॉजिकल में। मॉर्फिन किसका एग्जाम्पल है? एल्कलॉइड का। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। अगर केमिकल और टैक्सोनॉमी को मिला देंगे तो क्या बनेगा? कीमो टैक्सोनॉमिकल। सबसे ज़्यादा साइंटिफिक कौन सा है? तो आप बताओगे इनमें से केमिकल। यहाँ पे देखो एक डिफरेंस मैंने दे रखा है, जो छोटे छोटे डिफरेंस 2 लाइन में लिख के चले आते हो बिल्कुल बेकार है वो, लेकिन इसको अगर ऐसे लिखोगे आप तो आपका स्पेस भी इंक्लूडेड रहेगा, और आपको इसको 1 लाइनर अगर बना दोगे तो और अच्छी बात है। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है? ड्रग्स जिनके सेलुलर स्ट्रक्चर हों और जिनको हम लोग प्लांट से डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं या एनिमल से डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं। अगर हम लोग अनऑर्गेनाइज में चले जाएंगे तो क्या होगा कि इनमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता और इनको डायरेक्टली प्लांट या एनिमल से हम लोग ऑब्टेन नहीं करते हैं। अब देखो पहले वाले के सोर्सेज क्या है? फ्रॉम प्लांट ऑब्लिक एनिमल पार्ट्स। लेकिन अगर हम लोग अनऑर्गेनाइज पे आएंगे तो क्या होगा? उनके सिक्रीशन हो, एक्सुडेट हो, तो उनसे हम लोग लेते हैं। स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है? इनमें सेल्स और टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनाइज्ड में, लेकिन अनऑर्गेनाइज में कोई इसी तरह का कोई सेल दिखता है, कोई टिश्यू दिखता है? नहीं। शेप ऑर्गेनाइज का एकदम फिक्स होता है ना, उसका शेप ऐसा है तो दिख समझ में आ रहा है कि ऐसा है, लेकिन अनऑर्गेनाइज में कोई शेप होता है? नहीं होता है। हम लोग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? मॉर्फोलॉजी या माइक्रोस्कोपी की मदद से देख के पहचान सकते हैं ना, या अगर उसका टीएस काटेंगे तभी पहचान लेंगे। लेकिन अनऑर्गेनाइज को क्या ऐसे पहचान सकते हैं? नहीं, उनको हम लोग केमिकल टेस्ट करके ही पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गए? सेना, जिंजर, क्लोव ऑर्गेनाइज के, और गम, रेजिन, लेटेक्स, हनी, ऐसा फोइटिडा भी इसी में आ जाएगा। ये सब क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड के। ऑर्गेनाइज ड्रग में क्या होता है? कोई सेल होती है नहीं, मतलब कोई सेल नहीं होती, सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, कोई केवल केमिकल होते हैं या लिक्विड होता है? तो इसका क्या आंसर होगा? सेलुलर स्ट्रक्चर्स। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिक्रीशन और एक्सुडेट्स। कौन सी इसमें से ऑर्गेनाइज ड्रग है आपसे पूछा गया है? ये क्वेश्चन हमने उसमें भी डिस्कस किया वेरी शॉर्ट वाले में। हनी है, लेटेक्स है, जिंजर है, गम है। केवल जिंजर का ही स्ट्रक्चर बता पाओगे ना, हनी का कोई स्ट्रक्चर है? नहीं। सेम विद अदर ऑप्शंस। इसमें से पूछा आपसे अनऑर्गेनाइज कौन सी है, तो रेजिन है। साफ साफ पता चल रहा है, ये तो आपको पता ही है कि रेजिन का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए अनऑर्गेनाइज हो गई। फिर आते हैं ऑर्गेनाइज ड्रग्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? केवल सूंघ के, केमिकल टेस्ट करके, मॉर्फोलॉजी या माइक्रोस्कोपी से, या केवल टेस्ट करके? तो आंसर क्या हो जाएगा? मॉर्फोलॉजी और माइक्रोस्कोपी। अभी थोड़ी देर पहले बताया। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? केमिकल टेस्ट करके। इनमें से किसका कोई शेप नहीं होता? लीफ का कोई शेप नहीं होता, रूट का नहीं होता, स्टेम का नहीं होता, तो किसका नहीं होता है? केवल लेटेक्स का कोई शेप नहीं होता। इसमें से आपसे पूछा कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का एग्जाम्पल देखो, पहला ही सही है। सेना, हनी, गम या रेजिन, इन तीनों का कोई स्ट्रक्चर होता है? नहीं, इसीलिए हमारा सेना सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? ऐसे भी सवाल आपसे आते हैं। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में सेल्स की कमी होती है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हमेशा सॉलिड होती है। ज़रूरी है कि सॉलिड हो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग? नहीं ना, लिक्विड भी हो सकती हैं, सेमी सॉलिड भी हो सकती हैं। अनऑर्गेनाइज्ड में भाई जाहिर सी बात है टिश्यूज़ नहीं होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड जो ड्रग्स होती हैं इनमें सेल नहीं होते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। ध्यान से एक चीज़ बैठा लो, अगर पढ़ रहे हो लीफ याद रखो ऑर्गेनाइज में, अनऑर्गेनाइज में याद रखो ओपियम का जो एक्सुगेट आता है, या ऐसा फोइटिडा हींग याद रख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या ऑप्शन सही होना चाहिए। लेटेक्स ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड? अनऑर्गेनाइज्ड है ना, साफ साफ पता चल रहा है। ड्रग जैसे कि गम या रेजिन किस में आएंगी? अनऑर्गेनाइज्ड में। अब इसमें से 4 ऑप्शन भी दे सकता है, पूछेगा इनमें से कौन सा सही है, या पूछ सकता है इनमें से कौन सा गलत है। तो इसमें से कौन सा सही था? जिंजर और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग वाला। यूनिट 3, एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। एडल्ट्रेशन क्या होता है? जिसमें हम लोग जानकर या अनजाने में किसी भी ऐसी ड्रग का मिल जाना या किसी भी ऐसी चीज़ का मिल जाना जो कि उसकी क्वालिटी से कम हो, हार्मफुल हो, नुकसानदायक हो, या उसकी तरह दिखने वाली कोई नकली ड्रग हो, यानी स्पूरियस, इन्फीरियर या हार्मफुल सब्सटेंस हो, जिसको हम लोग क्रूड ड्रग के साथ अगर मिला देते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एडल्ट्रेशन। और जो चीज़ मिलाई जा रही है उसको कहते हैं एडल्ट्रेंट, एडल्ट्रेट। अब ये देखो 2 टाइप का होता है, एक होता है इंटेंशनल, दूसरा होता है अनइंटेंशनल।
या इसको क्या बोलते हैं, डेलिब्रेट या इनडेलिब्रेट। इंटेंशनल मतलब इतना जानबूझकर। अगर तुमने जानबूझकर हींग को ज़्यादा बेचने के लिए उसमें मिला दिया है चूना पीस कर, तो ये क्या होगा, जानकर किया गया है ना। यानी उसमें हमने ऐसा कोई सब्सटेंस मिला दिया है जो कि हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। तो एक सब्सटीट्यूशन इन्फीरियर ड्रग मतलब जिस क्वालिटी की हमें ड्रग चाहिए उससे कम क्वालिटी की ड्रग को उसमें मिला कर बेच देना। जैसे कि पपाया सीड्स निकाल कर उसको काली मिर्च बजाकर बेच देना, उसको क्लीन करके। आर्टिफिशियल एडल्ट्रेशन में क्या होता है कि हम लोगों ने नकली मिला दिया। देखते होगे ना कि सेम डाबर की जगह हमारा DABUR लिखता है तो उसमें क्या गया DABAR डाबर। तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, हनी आर्टिफिशियल चीनी मिला दी गुड़ में, उसको हनी जैसे टेक्सचर दे दिया, बता दिया गुड़ है, दैट इज़ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल। अब देखो इसमें क्या आता है अनइंटेंशनल में, डेटेरेशन, यानी कि हमने किसी ऐसी कंडीशन में रख दिया जहाँ पर उसको नहीं रखना चाहिए और वो ख़राब होने लगा है। फिर आती है उस पर फफूंद लग गई है, बैक्टीरिया आ गए हैं, तो ये सब इसमें आता है हमारा अनइंटेंशनल, मतलब जान के तो हमने नहीं किया, गलती से हो गया। फिर आता है कन्फ्यूजन इन आइडेंटिटी। मान लो सेना और वहाँ पे धतूरा, 2 प्लांट्स लगे थे, समझ ही नहीं आ रहा किसी को कि सेना की पत्ती कैसी होती, धतूरा तोड़ लाए, चाहिए था सेना, तो क्या हो जाएगा इससे, इसमें क्या कन्फ्यूजन थी ना उसकी पहचान में, इसलिए दूसरी ले आए। तो ये क्या होता है अनइंटेंशनल, जानकर नहीं किया लेकिन आइडेंटिफिकेशन तो हो गया ना। फिर आता है इम्प्रॉपर हैंडलिंग, अगर हम सही से नहीं ले जा रहे, खुले करके ले जा रहे हैं ड्रग्स को, वही जाहिर सी बात है आसपास के केमिकल उसमें आ जाएंगे, ख़राब हो जाएगी, तो ये होता है कारण। फिर आते हैं हम लोग यही देखो नीचे भी यही चीज़ एक्सप्लेन की गई। और हमेशा जानना इंटेंशनल जो होती है वो अपने प्रॉफिट के लिए की जाती है, अनइंटेंशनल क्या होती है, गलती से हो जाती है। इसमें देखो एक्सप्लेन भी किया गया बाकी चीज़ें, नीचे थोड़ा सा इसको पढ़ लेना ना, अगर कोई डाउट हो तो पूछना। एडिशन ऑफ फॉरेन मैटर मतलब क्या होता है कि बाहरी कोई भी चीज़ उसमें ऐड कर देना। यूज़ ऑफ एग्जॉस्टेड ड्रग मतलब उसमें से कोई भी केमिकल कौन सी जो हमें आगे ड्रग की उसके लिए चाहिए, आप वही निकाल ले रहे हो, उसके बाद उसको दे रहे हो। फिर आता है आर्टिफिशियल एडल्ट्रेशन, मतलब हमने जान के कोई चीज़ मिला दी है उसमें जो कि वैसे ही दिखती है। एडल्ट्रेशन विद हार्मफुल सब्सटेंसेस, ऐसा कोई केमिकल या ऐसा कोई सब्सटेंस डाल देना जिससे कि आगे उसमें पेशेंट को नुकसान कर सके या हो सकता है उसकी जान भी जा सके। जैसे बताया ना मैंने, आयरन में हम लोग डाल देते, हम लोग नहीं मतलब जो लोग डालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट डाल देते हैं, ये चूना डाल, वही चूना डाल देंगे। एडल्ट्रेशन विद हार्मफुल सब्सटेंसेस हो गया ये वाला। डेटोरेशन मतलब कि अगर हम लोग सही से स्टोर नहीं किया तो फफूंद लग गई, ये लग गया, वो लग गया, तो ये सब आता है उसके अंदर। सोफिस्टिकेशन ये होता है इंटेंशनल, जो अभी मैंने पूरा बताया कि उसमें कोई ऐसी ड्रग डाल देना जो कि उससे कम क्वालिटी की है, सस्ती है, वो सब हो जाता है हमारे इंटेंशनल में आ जाएगा। देखो पूछा कि अगर चीपर ड्रग के साथ हम लोग उसको रिप्लेस कर रहे हैं, देखो जब भी रिप्लेस की बात आएगी तो सब्सटीट्यूशन होगा। क्या होता है जब दवा लेने जाते हो तो वो क्या कहता है कि इसका ये नहीं है, इसके जैसे सब्सटीट्यूट है, मतलब इसके जैसा एक ड्रग है हमारे पास, तो वही चीज़ कही गई कि अगर उसके जैसा कोई हो, ठीक, तो यानी किस में आएगा वो, रिप्लेसमेंट वाली थियोरी में आएगा सब्सटीट्यूशन। अगर हम लोग जिंजर में सैंड मिला रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, सब्सटीट्यूशन, फॉरेन मैटर, एग्जॉस्टेड या आर्टिफिशियल, क्या कहेंगे, फॉरेन मैटर पार्टिकल, मतलब बाहर से कोई ऐसी चीज़ हम लोग मिला दे रहे हैं उसमें। यूज टी लीव्स रिप्रेजेंट, अगर हम लोग चाय की पत्ती में से चाय का रस निचोड़ ले रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, रिप्लेस्ड, है ना, उसकी जगह इसको ऐड कर दिया है। यूज टी लीव्स रिप्रेजेंट क्या आएगा, एग्जॉस्टेड ड्रग। लेड इन टर्मरिक, बताओ लेड हार्मफुल है कि नहीं, हार्मफुल है ना, तो अगर उसको हम लोग मिला रहे हैं हल्दी में तो क्या होगा, हार्मफुल एडल्ट्रेशन हो जाएगा। आर्टिफिशियल हनी किसका एग्जाम्पल है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, आर्टिफिशियल एडल्ट्रेशन का। फंगल ग्रोथ अगर हो रही है तो क्या है, डेटोरेशन है। इवैल्यूएशन में क्या क्या आ जाएगा, देखो जब हम लोग उसकी क्वालिटी, प्योरिटी, आइडेंटिटी चेक करते हैं किसी भी क्रूड ड्रग की, तो वो किसके अंदर आता है, हमारा एडल्ट्रेशन इवैल्यूएशन के अंदर आएगा। मतलब मान लो कोई भी कॉपी अगर चेक करते हैं हम लोग तो क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि उसने कितना सही लिखा है, पहचानते हैं कि कोई कैसा है,
किस क्वालिटी में दे सकते हैं, यानी उसकी आइडेंटिटी, प्योरिटी और क्वालिटी देखते हैं। वैसे ही हम अपने ड्रग के साथ भी करते हैं। ये अलग अलग तरह से कर सकते हैं। पहला है ऑर्गेनोलेप्टिक। अगर हम अपने ऑर्गन्स का यूज़ करके, ऑर्गन कौन कौन से हैं? आँख, कान नहीं, आँख, नोज़, टंग, ठीक, और हैंड्स, यानी कि स्किन। अगर टेक्सचर देखना है तो स्किन से देखें, कलर हम लोग आँख से देख के बता देंगे, ओडर मतलब स्मेल उसकी कैसी है, टेस्ट टंग से बता देंगे। तो ये सब कैसे चेक करते हैं हम लोग? ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन के अंदर। क्लासिफिकेशन और इवैल्यूएशन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान से बेटा एक बार ज़रूर पढ़ लेना कि क्लासिफिकेशन पूछा है या इवैल्यूएशन पूछा है। इसका एग्जाम्पल क्या है? बेटर टेस्ट ऑफ क्विनीन, मतलब जो क्विनीन है इसका कड़वा जो स्वाद आता है ये किसके अंदर आ जाएगा? ऑर्गेनोलेप्टिक के अंदर। माइक्रोस्कोपी, बेटा ध्यान रखना कि मैक्रो मतलब ऑर्गेनोलेप्टिक ही हो जाएगा, लेकिन अगर माइक्रो बोलेंगे, है ना, यानी सूक्ष्म, तो अगर हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं कोई भी चीज़ तो माइक्रोस्कोपिक में आ जाएगा। एक तरह से मान लो कि अगर किसी भी सेल का स्ट्रक्चर देखना, यानी आपने देखा होगा ना कि ट्रांसवर्स सेक्शन कैसा दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर, जब टीएस कट करते हैं तो जो स्ट्रक्चर दिखता है उसके आधार पर अगर हम लोग मैच करते हैं या हम लोग चेक करते हैं, इवेलुएट करते हैं, पहचानते हैं, ये सब किसके अंदर आएगा? माइक्रोस्कोपी के अंदर। जैसे कि हम लोगों ने देखा स्टार्च ग्रेन्स पता करने हैं कि कितने हैं भी या नहीं है, तो ये सब माइक्रोस्कोपिक में आ जाएगा। इसी में एक आता है स्टोमेटल इंडेक्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखिएगा इसको। फॉर्मूला है आपका S/100 अपॉन E+S। यहाँ पे S हमारा क्या है? स्टोमेटल नंबर, यानी स्टोमेटा का नंबर एक यूनिट पार्ट एरिया पर, अपॉन में E+S। E क्या है? नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स, ठीक, और S मतलब यहाँ नंबर ऑफ स्टोमेटाज। नेक्स्ट देखो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, ये भी क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारा पाउडर माइक्रोस्कोपी, मेनली पाउडर का अगर हमें इवैल्यूएशन करना हो तो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड से करते हैं। एन मतलब क्या है यहाँ पे कि हम लोगों ने कितने पार्टिकल्स काउंट किए हैं ड्रग के। एल मतलब होता है हमारा कि कितना वेट है लाइकोपोडियम स्पोर्स का, 94,000 इंटू में करते हैं और अपॉन में W इंटू एस लेते हैं। W हमारा सैंपल का वेट और S मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने एक फील्ड में 25 फील्ड में कितने लाइकोपोडियम स्पोर्स आए हुए हैं, ठीक। अभी देखो फिज़िकल मेथड्स आ जाते हैं जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, है ना, कि उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो दिखने में कैसा है, उसकी ऐश वैल्यू कितनी है, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू कितनी है, ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी? हमारे फिज़िकल में आ जाएंगी। केमिकल टेस्ट में हम लोग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का चेक करते हैं कि कितना क्या है, यानी एल्कलाइड के क्या करते हैं? मेयर टेस्ट, ड्रैगनड्रॉफ टेस्ट, वेगनार टेस्ट, ये सब चीज़ें आती हैं। फिर आएंगे बायोलॉजिकल में, इसमें हम लोग अपनी ड्रग को ही एनिमल्स पर, कोई भी लिविंग एनिमल्स पर अगर टेस्ट करते हैं तो बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन के अंदर आ जाती है। मान लो अब हमने कोई भी ड्रग बना तो दी, लेकिन अब वो एनिमल्स पर या फिर हम पर कैसे काम करेगी ये पता करने के लिए हम लोग बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेक करते हैं, यानी बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन करते हैं। इसका अभी फिज़िकल टेस्ट की मैंने बाकी चीज़ें नहीं बताई, इसमें ऐश वैल्यू, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, मॉइस्चर कंटेंट, ये सब आ सकता है एक एक नंबर में। ठीक है, फिजिकल में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे कि ऐश वैल्यू हो सकता है। तो जब भी किसी चीज़ को हम पूरी तरह से भस्म कर देते हैं, पूरी तरह से जला देते हैं, उसके बाद जो ऐश बचती है, यानी भस्म बचती है, उसकी क्वांटिटी को निकाल कर हम देखते हैं कि इसमें कितनी इम्प्योरिटीज़ हैं, सिलिका इम्प्योरिटीज़ हैं कि नहीं है। तो ये सब क्या है? हमारा ऐश वैल्यू के अंदर आता है। एक्सट्रैक्टिव वैल्यू मतलब उसका अर्क निकालना, उस कितना उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि हमारे एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा। जैसे अल्कोहल में कितना डिज़ोल्व हो सकता है, क्लोरोफॉर्म में कितना डिज़ोल्व हो सकता है। मेल्टिंग पॉइंट तो आपको पता है कि उसकी मेल्ट होने की क्षमता किसी भी ड्रग कंपोनेंट की, वही सेम चीज़ उसकी बॉयल होने की कैपेसिटी। ऐसे ही और बाकी चीज़ें देख लीजिएगा। इसके आगे देखो केमिकल टेस्ट क्या होते हैं, यानी केमिकल इवैल्यूएशन क्या होता है कि जब उसमें हम लोग देख पाएँ कि कौन सा केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है। जैसे एल्कलाइड के लिए क्या करते हैं? मेयर टेस्ट, वैगनार टेस्ट,
ग्लाइकोसाइड किलर के लिए यानी टेस्ट, ब्राउन टागर टेस्ट, सेम चीज़ें यहाँ भी है। अभी देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, फिजिकल केमिकल टेस्ट लिखना है, ऐसा पोटेडा के, जिलेटिन या कैस्टर ऑयल के, इन तीनों में से कोई दो लिखने थे, ये लॉन्ग आंसर का है। तो यहाँ देखो बेसिक चीज़ तो आपके फिजिकल टेस्ट में ही आएगी कि वो क्या होता है, इसका कलर क्या होता है, इसके टेस्ट क्या होते हैं, तो वो चीज़ें तो मैंने यहाँ दे रखी हैं। जिलेटिन कलरलेस होता है, कलरलेस से येलो तक हो सकता है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, और किस शीट में रहता है, या तो पाउडर या तो शीट के फॉर्म में। वाटर के साथ अगर ठंडा है तो वो स्वेल कर जाएगा, यानी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। हॉट वाटर के साथ वो सोल्यूशन बना लेगा। अब इसके साथ इसको पहचानने के लिए क्या करते हैं, बायोरेट टेस्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे, जिससे कि पर्पल कलर आएगा, यानी वॉयलेट कलर आएगा, सॉरी, जिसकी वजह से दिखता है कि क्या है, ये प्रोटीन है। ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट करते हैं, इसमें नाइट्रिक एसिड डाल देते हैं जो येलो कलर देता है, और अमीनो एसिड की कन्फर्मेशन करता है। अब ऐसे ऐसे पूरे रखे हैं, यहाँ पे देखो हम लोगों ने बाकी की भी डाल रखे हैं, कैस्टर ऑयल की भी, लेकिन जो मेन है फिज़िकल टेस्ट वो मैं यहाँ पर बता सकूँ, इसीलिए मैंने ये अभी पहले देखो ऐश वैल्यू है ना, मतलब कि इनऑर्गेनिक रेसिड्यू जलाने के बाद कितना बचा, एक्सट्रैक्टिव कितना, सॉल्युबल एक्टिव कांस्टेंट है एमपी, सॉलिड लिक्विड में कितने टेम्परेचर पर बदल रहा है, और लिक्विड वेपर में कितने टेम्परेचर पर बदल रहा है, ये आएगा बॉइलिंग पॉइंट पे। स्पेसिफिक ग्रेविटी आती है इसकी, अगर हम लोग वाटर से कंपेयर करके किसी भी हम लोग अपने एक्सट्रैक्ट की या किसी भी चीज़ की डेंसिटी जब देखते हैं तो उसका कंपेरिजन जब वाटर से करते हैं, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। कितना गाढ़ा है वो, उसकी फ़्लो करने की क्या रेजिस्टेंस है, क्या पावर है, ये विस्कोसिटी बताता है। सोलिबिलिटी मतलब कितना वो डिज़ोल्व हो सकता है किसी चीज़ में, और मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी है आपको। जिलेटिन बहुत ही लो ऐश वैल्यू देता है, डेट इज़ 1 to 2%, मॉइस्चर कंटेंट 10 to 15%, मेल्टिंग पॉइंट 35 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ ऑल अप्रॉक्सीमेट, है ना। बायोलॉजिकल मैंने पढ़ा अभी जैसे थोड़ी देर पहले कि एनिमल्स पर अगर टेस्ट करते हैं, मान लो हमने कोई दवा निकाली जो कि इन्फ्लेमेशन कम करती है, लेकिन कैसे पता करेंगे, तो एनिमल्स पर दे के चेक करते हैं। अभी देखो क्वेश्चंस आ गए। इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग का मतलब क्या होता है, सेलिंग बेचना, टेस्टिंग क्वालिटी एंड प्योरिटी, मिक्सिंग या ग्राइंडिंग। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, टेस्टिंग क्वालिटी एंड प्योरिटी। टेस्ट एंड ऑर्डर किसका पार्ट है, ऑर्गेनोलेप्टिक का। स्टोमेटल इंडेक्स किसके लिए यूज़ होता है, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक, फिजिकल या बायोलॉजिक में आएगा। माइक्रोस्कोप की मदद से देखो कि कितने स्टोमेटा उसमें प्रेजेंट है। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, इसके फॉर्मूला में स्टोमेटा ही होता है, स्टोमेटा या एपिडर्मल सेल्स होता है, या केवल एपिडर्मल सेल्स, या केवल टिश्यू, तो दोनों होते हैं, तो भाई दोनों टिक करो। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड किसके लिए यूज़ करते हैं, पाउडर एनालिसिस के लिए। अब इसमें क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप के से क्वांटिटेटिव मेथड। सेल्स की स्टडी किसके अंदर करते हैं, माइक्रोस्कोपिक में। इंसुलिन टेस्ट किसके अंदर आएगा, बायोलॉजिकल में। जो भी टेस्ट एनिमल या ह्यूमन से रिलेटेड आ जाएंगे सब बायोलॉजिकल में चले जाएंगे। यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट क्या है, फिजिकल है ना, अभी पढ़ रहे थे हम। अभी देखो यूनिट 4 पे आ जाओ, दैट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट यूनिट। ठीक, देखते जाओ, बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, सुनते जाओ, कम से कम लॉग में अगर आया तो कुछ तो लिखाओगे। इसकी डेफिनेशन क्या है, ये एक बेसिक नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं जो कि प्लांट से या एनिमल से ओरिजिनेट किए गए हों, और इनका एक अच्छा फिजियोलॉजिकल एक्शन हो। इनमें एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है, उसमें अमीन होता है, और ये अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं। ये कहानी मैं 50 बार बता चुकी हूँ, फिर भी नहीं घुसती है दिमाग में, तो क्या किया जा सकता है। इसमें कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, लीव, बार्क, सीड में। एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, मॉर्फिन, क्विनीन। नीन जिसमें आया, ईन आखिरी में आया तो समझ लो क्या है, अल्कलॉइड। इसका आइसोलेशन कैसे करते हैं, एसिड बेस एक्सट्रैक्शन से। अभी ये तो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। इनमें टेस्ट सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, 50 बार बता रही हूँ, फिर बता रही हूँ, टेस्ट देख लो भैया। मेयर था, उसके पास वैगनार कार थी, वो एंगर में रहता था, और उसको किसने मार दिया, ड्रैगन ने। इसके बाद क्या हो गया, वो मर गया। कौन था, मेयर। कपड़े कैसे पहनता था, हल्के कलर के, है ना, क्रीम कलर के कपड़े पहनता था। वैगनार उसके पास लाल भूरी रंग की थी, और वो क्या हुआ, बहुत गुस्से में रहता था। एंगर में इंसान कैसे हो जाता है, पीला पड़ जाता है, इसलिए ये हेगर्स टेस्ट में येलो विविड। और इसके बाद लास्ट में क्या आता है, वो मर गया, म्यूरिक टेस्ट, है ना। तो उसमें क्या पता चला कि प्योरीन्स हमारी बॉडी में हमारे हेयर्स में, या जहाँ भी हम लोग को देखना है प्लांट के पार्ट में,
उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। अभी किस किस चीज़ में यूज़ होते हैं एनाल्जेसिक, एंटी मलेरियल, ऑक्सीटोसिन, देयर आर नंबर ऑफ कैटेगरीज जहाँ पे यूज़ होते हैं। टर्पेनॉइड्स पे आ जाओ। टर्पेनॉइड्स क्या नेचुरल कंपाउंड है जो कि आइसोप्रीन यूनिट्स छोटी छोटी से मिलके बने होते हैं, और ज़्यादातर ये एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल मतलब वो जिसमें खुशबू हो, एसेंस हो। एसेंशियल ऑयल्स भी ज़्यादातर ये होते हैं जैसे कि मेंथॉल, कैम्फर, और किस अभी ऑयल को कैसे अलग करते हैं, इसकी डिस्टिलेशन की मदद से। इसके कुछ टेस्ट हैं, एटलीस्ट नाम भैया याद रख लो, चाह रहे हैं तो कन्फ्यूजन ना रहे, है ना। देखो इसमें क्या क्या है हमारे, सेल्वोस्की टेस्ट, लिबरमैन-ब्यूचर टेस्ट। थेरेपेटिक एक्टिविटी क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ग्लाइकोसाइड्स क्या क्या होते हैं भैया, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो कंपाउंड्स जो कि एक या एक से ज़्यादा शुगर या नॉन शुगर पार्ट से मिलके बने हो, और जब इनका हाइड्रोलिसिस करें, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस करें, तो ये ब्रेक होकर शुगर या नॉन शुगर मोइटी बना दें, या क्या इसको बोलते हैं, ग्लाइकॉन या ए ग्लाइकॉन। किस किस चीज़ में पाए जाते हैं, लीफ, सीड, डिजिटल। इसके एग्जांपल क्या हो गया, डिजिटलिस या सेना। अब देखो कैसे इनको आइसोलेट करते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भैया ये बहुत ज़रूरी है, इनके टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, 50 बार इसके टेस्ट पूछे गए हैं। आगे इनके टेस्ट के नाम देखते हैं, किलर-किलियानी टेस्ट जो कि नीला रंग देता है, नीला हरा रंग। बॉन्टागा टेस्ट पिंक रेड कलर देता है, लीगल टेस्ट पिंक रेड देता है। ये कार्डियक स्टिमुलेंट, लग्जेटिव इनकी तरह काम करते हैं। अभी आ जाओ वॉलेटाइल ऑयल, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होकर वाष्पित हो जाते हैं, यानी कि उड़ जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे वॉलेटाइल ऑयल से। किस किस पार्ट में पाए जाते हैं हमारे, चाहे लीव्स हो, फ्लावर्स हो, किसी में भी पाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल इनका क्या हो गया, क्लोव ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल। इनको अलग कैसे करेंगे, यानी आइसोलेट कैसे करेंगे हम लोग, स्टीम डिस्टिलेशन से। स्पॉट टेस्ट इनके लिए करते हैं जिसमें कि कोई परमानेंट स्टेन नहीं आएगा। सुरान थर्ड करते हैं जिसमें रेड कलर देता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ कर सकते हैं, कूलिंग एजेंट होते हैं, या ये हमारे एस्ट्रिंजेंट भी प्रॉपर्टी रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारा टैनिन। टैनिन का एक जो बहुत ज़रूरी चीज़, गोल्ड बेटा स्किन टेस्ट करते हैं। ये वाटर सॉल्युबल पॉलीफेनोलिक कंपाउंड है जो कि प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, यानी इनके अंदर क्या प्रॉपर्टी होंगी, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे कत्था, कटेचू या टी, चाय। बार्क या लीव्स में पाया जाता है, और भी चीज़ों में पाया जाता है, स्पेशली बता रहे हैं। वाटर एक्सट्रैक्शन से इनको हम लोग अलग कर सकते हैं। इनके लिए फेरिक क्लोराइड टेस्ट करते हैं, जिलेटिन टेस्ट करते हैं, लेड टेस्ट करते हैं, गोल्ड बेटा स्किन टेस्ट करते हैं, जिसको किस पे करते हैं, ऑक्स की स्किन पर। रेजिन क्या होते हैं, ये एमॉर्फस, एमॉर्फस मतलब जिनका कोई भी शेप न हो, नॉन वोलेटाइल, यानी हवा के यानी एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में आने से उड़ेंगे नहीं। सॉलिड या सेमी सॉलिड प्लांट के एक्सुडेट्स होते हैं, मतलब चाहे वो सॉलिड भी हो सकते हैं और सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं। प्लांट के एक्सुडेट मतलब प्लांट से निकलेंगे, और ये वाटर में क्या होंगे, इनसॉल्युबल, वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। जैसे इनका एग्जांपल क्या है, हींग, कोलोफोनी। और ये कैसे निकाले जाते हैं, हमारे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से। ठीक है, एक्सीडेट मतलब क्या होता है बेटा, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे प्लांट से लीक होने लगे, है ना, डिस्चार्ज, इन शॉर्ट जो डिस्चार्ज होता है क्या कहते हैं, एक्सीडेट। ये क्या होता है, इनके टेस्ट बहुत आसान से, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, एसीटोन में सॉल्युबल हो जाते हैं, और जब इनको हीट करते हैं तो क्या होंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। इनकी एक्टिविटी एंटीसेप्टिक। एल्कलॉइड्स क्या होते हैं भाई, एसिडिक हो सकते हैं, शुगर हो सकते हैं, ऑयल हो सकते हैं, नहीं, ये क्या है, बेसिक नाइट्रोजनस कंपाउंड है। टाइफिनॉइड्स आइसोप्रीन यूनिट्स मिल से बन के होते हैं। ग्लाइकोसाइड्स हाइड्रोलिसिस पर क्या देता है, शुगर या नॉन शुगर पार्ट देता है। वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, यानी इसमें खुशबू होती है और ये उड़ जाते हैं, है ना। टैनिन को क्या कहते हैं, इनके अंदर क्या होता है प्रॉपर्टी, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी। रेजिन्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं ना, तो इनसॉल्युबल इन वाटर, गैसेज या शुगर्स। फिर फेरिक क्लोराइड टेस्ट किसके लिए करते हैं, टैनिन के लिए करते हैं। इन चार में से टैनिन के लिए ऑप्शन है,
ऐसे तो देखो फेरिक क्लोराइड टेस्ट 2 जगह किया जाता है। किस किस के लिए किया जाता है? एक तो देखो अमोनिया किया टैनिन के लिए, है ना, और किसके लिए फेरिक क्लोराइड टेस्ट करते हैं? पढ़ा है कि नहीं भैया? कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हो, उसमें भी फेरिक क्लोराइड टेस्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ पे थे ना हम लोग। फिर आते हैं यूनिट 5 पर। अभी यूनिट 5 तो यार मैं शॉर्ट में क्या ही बताऊँगी, लेकिन हर कैटेगरी की एटलीस्ट आपको डेफिनेशन ज़रूर बता दूँगी। ठीक, लग्जेटिव्स क्या होते हैं? जो कि हमारे स्टूल्स को पास कराने में हेल्प करते हैं, फीसेस को पास कराने में हेल्प करते हैं, है ना। ये स्टूल्स को क्या करते हैं? स्मूथ कर देते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी से ये ईजिली पास आउट हो जाए। स्टूल्स फीसेस का हो, स्टूल्स का हो, बात एक ही है। हमारी बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट। अभी एलो क्या होता है? ये एलोवेरा से मिलता है। एलो बारबार डेंस लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। कैस्टर ऑयल ये किससे होता है? रिसिनस कम्युनिसेंस से, और इसकी फैमिली यूफोर्बिएसी। ये सब गुलाब में भी लग्जेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है। प्लांटा को ओबेटा से मिलता है, फैमिली क्या है? प्लांटा जिनेसी। सेना कैसिया एंगस्टिफोलिया, या इसकी फैमिली क्या है? लेग्यूमिनेसी, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? फेबिएसी। डिजिटालिस या कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियक में जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं, इनको क्या कहते हैं? कार्डियोटोनिक ड्रग्स। तो जाहिर सी बात है भाई, हार्ट में हेल्प करेंगे। कौन से दो हैं? डिजिटालिस और रोल्फिया। कभी देखा कार्डियोटोनिक ड्रग्स क्या होती हैं? वो जो कि हमारे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। इसी में हम 2 ड्रग्स देखेंगे, डिजिटालिस और अर्जुना। डिजिटालिस पुरपुरिया की लीफ से मिलता है, इसकी फैमिली क्या है? स्क्रोफुलरिएसी। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट पे आ जाओ। अर्जुना बार्क से मिलता है हमें, और उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? टर्मिनेलिया अर्जुना। देखो अर्जुन क्या थे? एक कुछ टर्म्स कंडीशंस के लिए लड़ने गए थे, यानी टर्म्स के लिए लड़ने गए थे। कौन? अर्जुन। और कैसे गए थे? अपनी कॉम्ब को ले गए थे। तो जब भी याद रखना, कॉम्ब्रेटेसी फैमिली। जब भी आपका टर्मिनेलिया आ जाएगा बायोलॉजिकल सोर्स में, तो फैमिली कॉम्ब्रेटेसी ही होगी। देखो आगे भी टर्मिनेलिया कैबुला लिखा है, तो फैमिली क्या है? कॉम्ब्रेटेसी। फिर आते हैं नेक्स्ट, देख रहे थे एस्ट्रिंजेंट क्या होता है। एस्ट्रिंजेंट वो होते हैं जो कि प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट कर देते हैं, यानी कि हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उनको प्रेसिपिटेट करते हैं, सेल्स को प्रेसिपिटेट कर देते हैं, जिससे कि क्या हो, वहाँ पे अगर कोई बाउंड है या कोई चीज़ है तो वो बंद हो जाए, है ना। टैनिन्स अब ज़्यादातर एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी जिन में होती है, उनको क्या कहते हैं हम लोग? उनमें टैनिन्स पाए जाते हैं, है ना। एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज बार बार देख लेना। वो केमिकल जो श्रिंक करते हैं हमारे बॉडी टिश्यूज को, उनको क्या कहते हैं? एस्ट्रिंजेंट। और कौन से होते हैं? मायरोब्लान या ब्लैक कटेजो। टर्मिनेलिया कैबुला कॉम्बिटेसी से है। मैरोब्लान, ब्लैक कटेजो, अकेशिया कटेजो फेबेसी से है। और नेक्स्ट पे आ जाओ, नर्वस सिस्टम ड्रग्स। वो ड्रग्स जो हमारे नर्वस सिस्टम पर एक्ट करती हैं, यानी हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट भी कर सकती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को या तो स्टिमुलेट करेंगी या तो डिप्रेस करेंगी। हो सकता है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा दे, हो सकता है उसकी एक्टिविटी को कम कर दे। एनाल्जेसिक्स में भी इनका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो ड्रग्स है उनको देख लो। बेलाडोना क्या है? एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, जिसमें एट्रोपिन पाया जाता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स एट्रोपा बेलाडोना। ये सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। बेटा ये बहुत ज़रूरी है, इसको याद से कर लेना। फिर आता है ओपियम। ये ओपियम पी से याद रखना, ओपीपी का, ओपियम का पी, पेपावर सोमनीफेरम। ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। ज़्यादातर जब कैंसर में इनको यूज़ किया जाता है, कैंसर के पेशेंट को बहुत एक्सट्रीम पेन होता है, तो वो एनएसआईडी से ठीक नहीं हो सकता, इसीलिए उनको एनएसआईडीज़ की जगह पर ये ओपियम दी जाती है। ये नार्कोटिक ड्रग्स दी जाती है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक दी जाती है। ये क्या होता है? ये हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट कर देता है। और कॉफ़ी भी स्टिमुलेट ही करता है। क्या होता है जब नींद आ रही है, अरे चाय पी लेते हैं, अरे कॉफ़ी पी लेते हैं, तो क्या होगा? ये हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से वापस से हम एक्टिव मोड में आ जाते हैं, ऐसा मानते हैं ना। तो लीव्स क्या है? कैमिलिया साइनसिस। लीव्स किसकी? कैमिलिया साइनसिस की लीव्स। जुकाम होता है, यानी जब साइनस हो जाता है तो क्या होता है? हम कहते हैं आओ चलो ले लिया जाए, है ना। आओ चलो ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए?
थी चाय थी फैमिली देखो क्या है थी। कॉफ़ी पिए, कॉफ़ी में क्या होता है, कैफीन होता है बेटा, ये तो सबको पता होगा। अरेबिका, कॉफ़ी या अरेबिका, रूबी को अरेबिया की कॉफ़ी बहुत पसंद थी। रूबिया अरेबिका सीड से मिलता है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वो ड्रग जो कि ब्लड प्रेशर को कम कर देती है, यानी हमारे हाइपरटेंशन को कम कर देती है। हाइपरटेंशन मतलब क्या कि जब हमारा 120/80 जो ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल, उससे बहुत ज़्यादा जाने लगे, वो कंडीशन कहलाती है हाइपरटेंशन। अभी ये जनरल भाषा में बता रहे हैं आपको। और अगर इसको रोकना हो तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी जाती है। कौन सी यहाँ पे रोल्फिया एक ही ड्रग है आपकी क्लास, मतलब हमारे जो यूनिट है इसमें। रोल्फिया सर्पेंटिनस का बायोलॉजिकल सोर्स है एपोकाइनेसिस की फैमिली है। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, इसका नाम सर्पगंधा होता है बेटा, इसको मत भूलना। तो नेक्स्ट आ जाओ वर्साका, एंटीटजिव ड्रग जो कि एंटीटजिव, ठीक है। टजिव ड्रग्स क्या होती हैं, जो कि हमारे कोल्ड और कफ के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। एक्सपेक्टोरेंट जो कि हमारे कफ को निकाल देती है हमारी बॉडी से, जो कि कफ में यूज़ होती हैं, कोल्ड में यूज़ होती हैं। इसकी फैमिली हमारी एकेंथियेसी है। लीव्स इसकी मिलती हैं हमें आधा तोड़ा वसीका से। देखो आधा तोड़ा वसीका, जब आधा तोड़ा वसीका जो था वो एक कैन में था। आधा तोड़ा वसीका एक कैन में था, एक कैन में था। एक एन थी ए सी, आधा थोड़ा वसीका एक एन थी ए सी, ध्यान रखना बेटा। आगे तो एंटी रोमेटिक एंटी गाउट दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। एंटी रोमेटिक वो क्योंकि इम्यून डिसऑर्डर की वजह से या इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से हमारे बॉडी में जब पेन होने लगे, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन आ जाए, ये कंडीशन होती है जिसमें हम लोग एंटी रोमेटिक ड्रग्स देते हैं, रोमेटिज्म। और एंटी गाउट वो कंडीशन होती है जिसमें हम लोग के बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लगता है और यूरिक एसिड स्टोर होने लगता है हमारे जॉइंट्स में, जिसकी वजह से जॉइंट में पेन हो, इन्फ्लेमेशन आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी रोमेटिक ड्रग है कॉल्चिकम, ठीक। इसमें कॉल्चिक्सिन होता है और ये क्या एंटी गाउट ड्रग है, कॉल्चिकम ऑटोमनेल लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंटी ट्यूमर क्या होती है, जो कि ट्यूमर को ट्रिक करे। ट्यूमर मतलब क्या कि ऐसी सेल्स की ग्रोथ जो कि अनकंट्रोल्ड हो। हमारी बॉडी में हमारी ग्रोथ कैसे होती है, सेल की डिवीजन से, लेकिन अगर वो सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड होता जाए तो क्या करता है, ट्यूमर बना लेते हैं, यानी कैंसर सेल्स क्रिएट कर देता है। उन्हीं को हम लोग मारते हैं। एंटी ट्यूमर सेल्स को हम लोग को ख़त्म करना होता है, रोकना होता है उनकी ग्रोथ को। तो ऐसी ड्रग्स जो कि ट्यूमर के अगेंस्ट यूज़ की जाती हो, यानी कैंसर के जो सेल्स हैं उनके ग्रोथ को कम करने में, रोकने के लिए या ख़त्म करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती है उनको एंटी ट्यूमर कहते हैं। यहाँ पे 2 ड्रग्स हैं, विनका और पोडोफाइलम। विनका को तो सुना होगा, सदाबहार कॉमन नेम है बेटा, सदाबहार का पूछ सकता है आपसे कि विनका को हम लोग कॉमन नेम में क्या बुलाते हैं, तो क्या बुलाते हैं, सदाबहार। इसकी फैमिली क्या है, एपोकाइनेसी, और ये किस प्लांट से मिलता है हमें, कैथरैंथस रोजियस। पोडोफाइलम क्या है, इसमें पोडोफाइलोटॉक्सिन होते हैं, नाम से देखो है पोडोफाइलम। और इसकी फैमिली क्या है, बर्बेडेसी। एंटी डायबिटिक ड्रग, देखो अभी तक एंटी डायबिटिक ड्रग नहीं पूछा गया, इसलिए चांसेस है कि पूछा जा सकता है। एटलीस्ट इसका नाम जरूर बेटा देख लेना। एक ही ड्रग है, जिमनेमा, ठीक है। जब जिम से नाता जोड़ेंगे तो डायबिटीज से बचा छुड़ा लेंगे, जिमनेमा, ठीक है। जिम के नाम से नाता जोड़ो, डायबिटीज को दूर भगाओ। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वो ड्रग जो कि हम लोग डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, या वो ड्रग्स जो कि डायबिटीज़ के अगेंस्ट यूज़ की जाती है, ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस कर देती है, वो क्या कहलाती है, एंटी डायबिटिक ड्रग, ठीक। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा, जिमनेमा सिल्वेस्ट्री। इसकी फैमिली एस्पिलिडेसी। डायरेटिक्स वो ड्रग्स जो कि हमारे यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देती हैं, उनको क्या कहते हैं, डायरेटिक। इसमें क्या है, 2 ड्रग है, गोफ्रू, पुनर्नवा, ठीक है। पुनर्नवा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी है। तो ये क्या करेगी, अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसको रिड्यूस करेगी और यूरिन का आउटपुट इंक्रीज करा देगी। गोफ्रू ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस फैमिली से मिलता है। फ्रूट से मिलता है, इसके प्लांट के। जाइगोफाइलेसिस की फैमिली है। पुनर्नवा एक डायरेटिक ड्रग है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है। बोरहाविया डिफ्यूजा निक्टेजिनियसी, बार बार जन्म होगा तो बोरहाविया, बार बार जन्म होगा, बोरहाविया डिफ्यूजा, रात में आऊँगा, निक्टेजिनेसी। सिंकोना एंटी मलेरियल ड्रग है, वो ड्रग जो कि मलेरिया को रोकने के लिए या उनको ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उनको क्या कहते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स। इसमें आएगी सिंकोना आर्टिमिशिया। आर्टिमिशिया
हमारी क्या है, आर्टिमिएशिया एनुआ से मिलती है, लीफ से एस्टरेसीज की फैमिली है, और सिंकोना ऑफिसिनालिस से मिलती है, इसकी रूबिएसी फैमिली है बेटा। एरगट क्या होता है, एक ऑक्सीटोसिक ड्रग है। ऑक्सीटोसिक ड्रग की यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है और लेबर पेन को इंड्यूस करती है, लेबर इंड्यूस कराती है, ठीक है। यूट्राइन स्टिमुलेंट होते हैं हमारे एरगट, और ये कहाँ से मिलते हैं, फंगस से, ठीक है, क्लेविसेप्स पुरपुरिया। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कौन सी ड्रग ऐसी है जो कि फंगस से मिलती है, क्या ऑप्शन होगा, एरगट। क्लेविसेप्टेसी फैमिली है, क्लेविसेप्स पुरपुरिया क्लेविसेप्टेसी फैमिली है। हमें जो एंजाइम्स पे, कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि हमारे बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे देखो मैंने सारी ड्रग्स को इन्वॉल्व नहीं किया है क्योंकि बहुत फिर लंबा हो जाता है, कोई मतलब नहीं का। एंजाइम्स में देखो जैसे पपाया, ये क्या होते हैं, एक प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि जिनमें पपाइन होता है, ठीक। और ये कहाँ से मिलते हैं, कैरिका पपाया से, कैरी केसीज की फैमिली होती है। एंजाइम्स वो होते हैं जो कि हमारे रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं, है ना, यूटिलाइज नहीं होती है ना, लेकिन ये काम करते हैं हमारे रिएक्शन को बढ़ाने से, ठीक। अभी देखो इसमें क्या क्या ड्रग्स कैटेगरी छूट रही है वो मैं आपको बता सकती हूँ। एंटी डिसेंट्रिक ड्रग्स क्या होती हैं, एंटी सेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, विटामिन एंजाइम फार्मास्यूटिकल एड्स, ये सब की डेफिनेशन बिल्कुल बेटा मत छोड़ के जाना, है ना। देखो एंटी डिसेंट्रिक ड्रग नाम से ही एटलीस्ट समझ लेना कि एंटी डिसेंट्रिक ड्रग्स क्या हो गए, जो कि डिसेंट्री के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। अब डिसेंट्री क्या होती है ये तो आपको पता होना चाहिए ना। सिंपल सी बात क्या है कि एंटी डिसेंट्रिक ड्रग के अंदर कौन कौन सी आती हैं। पहले तो ये देखो क्या क्या आएंगी हमारी, इपेकुआना, इपेकुआना, ठीक है। वो ड्रग्स जिनको डिसेंट्री ट्रीट करने में यूज़ करते हैं, मतलब कि हमारी आंतों में जब सूजन आ जाती है ना, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है, हो सकता है कि उसमें खून आने लगे, म्यूकस आने लगे, है ना, और पेट में दर्द हो, ये कंडीशन कहलाती है डिसेंट्री। और इसी को ट्रीट करते हैं कौन सी, एंटी डिसेंट्रिक ड्रग। जैसे कि इस पे एग्जाम्पल क्या है हमारा, इपेकुआना, ठीक। फिर आ जाओ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, क्या है, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। अभी इन दोनों में डिफरेंस आपसे देखो पूछ सकता है, अभी तो कहीं भी आ सकता है ये क्वेश्चन। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं और डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो कि हम लोग लिविंग टिश्यूज, यानी कि स्किन है अपना, कोई घाव है या कहीं पे म्यूकस बन रहा है अंदर मेम्ब्रेन्स, वहाँ पर लगा सकते हैं जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे डेड हो जाए, उनकी ग्रोथ जो है वो ना हो, इनहिबिट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट हार्मिंग द टिश्यू, मतलब कि हमारे बॉडी में टिश्यूज पर इनको यूज किया जा सकता है ना। ठीक, लेकिन हमारे डिसइंफेक्टेंट क्या होंगे, क्या ये हम लोग यूज कर सकते हैं, फिनॉल को क्या हमारी बॉडी में यूज किया जा सकता है, नहीं ना। फिनॉल्स कैसे हमारी बॉडी में यूज किए जा सकते हैं, अगर उनको हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा, वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं, है ना। तो वो ड्रग्स या वो सब्सटेंसेस जिनको हम लोग हमारी बॉडी पर ना यूज करके कहाँ पर यूज करते हैं, नॉन लिविंग सरफेसेस पर, है ना, इस पे यूज करते हैं नॉन लिविंग सरफेसेस पर, है ना, इंस्ट्रूमेंट्स पर, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाए, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, है ना, जैसे कि फिनॉल लिनॉल हो गया। अभी यहाँ पे देखो दो कैटेगरीज है हमारी, इसके सॉरी इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो क्या क्या है, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट में बेंजोइन, मेरनीन, टर्मरिक। देखो इसमें से टर्मरिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे मिलता है, कर्क्यूमा लौंगा से, इसकी फैमिली क्या होगी, टर्मरिक की फैमिली क्या होगी बेटा, इतनी बार बताया गया है, ये सब तो चीज़ें पता ही हो गई होंगी। इसके अलावा नीम भी देखो इम्पोर्टेंट है, एजाडी रेक्टा इंडिका। टर्मरिक की फैमिली होगी हमारी जिंजीबरेसी, है ना, जिंजर जैसे ही दिखता है तो जिंजीबरेसी, कार्डेमम, जिंजर और टर्मरिक तीनों की फैमिली बेटा याद रखना जिंजीबरेसी ही होगी, जो राइजोम से मिल रहे हैं। इसके अलावा हम लोग क्या बोल रहे थे, नीम,
एजाडी रेक्टा इंडिका से होता है। यहाँ पे देखो सब तो मैं मेंशन कर नहीं सकती, जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको बस बता दे रही हूँ। एजाडी रेक्टा इंडिका, फैमिली क्या है, मेलिएसी। ठीक है, मिर है, बेंजोइन है, इनको भी यूज़ करते हैं, है ना। फिर आती है एंटी मलेरियल ड्रग, तो बता ही दिया मैंने, ऑक्सीटोसिन भी बता दिया। विटामिन क्या होते हैं, व्हाट आर विटामिन, इसमें भाई विटामिन देखो जरूरी है आपको। विटामिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनको बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होता है हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए, उनके मेटाबॉलिज्म के लिए और नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए। इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है। कौन कौन से इसमें यूज़ करेंगे, कॉड लिवर ऑयल और शार्क लिवर ऑयल। क्या क्या, कॉड लिवर ऑयल और शार्क लिवर ऑयल। बेटा देखो इस पे लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था, तो इसको जरूर पढ़ना, इसको मत छोड़ना। भले आप लोग इसका सब कुछ मत देखो, बस इतना देख लो बायोलॉजिकल सोर्स फैमिली क्या है ना, और इनके यूजेस क्या है ना। अभी देखो किससे मिलता है कॉड लिवर ऑयल हमारा, गैडस मॉरहुआ, गैडस मॉरहुआ की फैमिली क्या होगी, गैडिए। इसमें अब देखो इसमें क्या क्या होता है, विटामिन ए, डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे कौन सा विटामिन होता है शार्क लिवर ऑयल में, तो विटामिन ए और डी दोनों होता है। ठीक, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होते हैं ये। अब शार्क लिवर ऑयल में आ दो, तो ये किससे मिलता है हमें, इसका बायोलॉजिकल सोर्स स्क्वालस अकैंथियस, स्क्वालिडे फैमिली, स्क्वालस अकैंथियस फैमिली, स्क्वालिडे। ये भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। शार्क से स्क्वालिडे याद रखना, एस से शार्क, एस से स्क्वालिडे। फिर अभी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ये फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन बताओ भाई। अभी क्या होती है, फार्मास्यूटिकल एड्स वो होते हैं जो खुद कोई एक्शन नहीं देते या बहुत ही मिनिमल एक्शन देंगे, लेकिन हमारे ड्रग्स के साथ मिलकर वो उसको स्टेबिलिटी देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, स्टेबिलिटी। एड मतलब क्या होता है, हेल्प, और फार्मास्यूटिकल मतलब कि जो हम लोग ड्रग्स बना रहे हैं, इन शॉर्ट कि उनका बहुत ही कम या ना के बराबर थेरेपेटिक इफेक्ट होगा, लेकिन वो जब भी हम लोग कोई फॉर्मुलेशन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, स्टेबिलिटी कर रखना, स्टेबल रखना और उनको बचा के रखना, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, जैसे वाटर, अल्कोहल, है ना, काओलिन, लैनोलिन, बीजवैक्स, अकेशिया, ट्राइगेकेन, सोडियम अल्जिनेट, अगर, बुअरगम, जिलेटिन। ठीक, ये सब। एंजाइम्स क्या होते हैं हमारे, एंजाइम्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हम एक तरह से कैटलिस्ट का काम करते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ज़्यादातर ये प्रोटीन्स होते हैं क्योंकि केमिकल रिएक्शन को तेज़ी से कराते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन बॉडी की तरह कंज्यूम नहीं होते, हमारी बॉडी इसको कंज्यूम नहीं करती है। ठीक है, ये चीज़ें हमारे इसमें मेंशन नहीं थी, मैंने आपको अलग से बता दी क्योंकि इस चैप्टर में ये चीज़ें छूट रही थी। अभी देखो मिसलेनियस कैटेगरी में बेटा ज़रूर ध्यान देना, तुलसी और अश्वगंधा पे, है ना। अश्वगंधा क्या होता है, विदानिया सोमनीफेरा, और ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। मिसलेनियस मतलब सिंपल सा वो जिनके पास कई सारी प्रॉपर्टीज़ हो और इनको हम एक स्पेसिफिक कैटेगरी में ना रख पाए, वो किस में रखी जाती है, अलग कैटेगरी में रखी जाती हैं। तुलसी का क्या होगा, ऑक्सीबम सैंक्टम, और अश्वगंधा का क्या होगा सोर्स, विदानिया सोमनीफेरा, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑक्सीबम सैंक्टम लैमिएसी इसकी फैमिली है तुलसी की। अभी देखो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सेना बिलोंग्स टू द फैमिली सोलेनेसी, फेबेसी, रुबिएसी या लिलिएसी। तो हमारी किस फैमिली से बिलोंग करता है, फेबेसी फैमिली से। अगर इसे भी लेग्यूमिनेसी होता तब भी सही हो जाता ना। एलो किससे ऑब्टेन होता है, लीफ के जूस से। ये सब कुल कैसे एक्ट करता है, पल्प लैक्सेटिव की तरह। कैस्टर ऑयल कहाँ मिलता है हमें, सीड से मिलता है ना, सीड्स ऑफ रिसिनस कम्युनिस। कार्डियोटोनिक ड्रग के कुछ है यहाँ पे, डिजिटलिस किस फैमिली से बिलोंग करता है, स्प्रोफुलिनेसी। अल्जिना ड्रग कहाँ से ऑब्टेन होता है, इसके बार पार्ट से। बेलाडोना किसको बिलोंग करता है, सोलेनेसी फैमिली से। ओपियम किससे मिलता है, उसकी लेटेक्स से। टी में क्या होता है, कैफीन। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का रोल्फिया में क्या होता है, एट्रोपिन, डिजरपिन, रोटैफिन या क्विनिन। क्या बताया था, आर से रोल्फिया, आर से डिजरपिन। रोल्फिया कौन सी फैमिली से है, एपोकाइनेसी। एंटीटंसिव ड्रग में आ जाते हैं, वसाका कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कैंथिएसी।
कॉल्चिकम में क्या होता है? कॉल्चिसीन। इनका किस फैमिली से बिलोंग करता है? एपोकाइनेसी। पोडोफाइलम में क्या होता है? पोडोफाइलोटॉक्सिन। अभी देखो डायरेक्टिक में आ जाते हैं। गोखरू कौन सी फैमिली से है? जाइगोफाइलेसी। सिंकोना रुबेसी, आर्टिमिशिया एस्टरेसी। पपाया में क्या होता है? पपाइन। एरगट कहाँ से मिलता है? फंगस से। यूनिट 6 पे आ जाते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग है, या यूनिट 6 का नाम क्या है? प्लांट फाइबर्स यूज एज सर्जिकल ड्रेसिंग्स। दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसके यही है, सर्जिकल ड्रेसिंग और सूचर। सर्जिकल ड्रेसिंग्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनको हम लोग अपने घाव को कवर करने के लिए और उनको भरने की यानी उनकी हीलिंग को प्रमोट करने के लिए यूज़ करते हैं। सूचर्स वो सूचर्स टाके थ्रेड्स, वो थ्रेड्स जो कि हमारे टिश्यूज़ को जॉइन करती है, मतलब जोड़ती है विद द हेल्प ऑफ अ निडल, सर्जरी के दौरान या किसी इंजरी के दौरान। लाइगेचेस क्या होते हैं? वो थ्रेड्स जिनको हम लोग ब्लड वेसल्स को टाई करने के लिए, बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग ना हो। यहाँ पे देखो इसका ने वो भी दे रखा है डिफरेंस। एक सेकेंड। देखो सूचर्स क्या करते हैं? टिश्यूज को स्टिच करते हैं, लेकिन लाइगेचर्स क्या करते हैं? इनको बांधते हैं। और इनका क्या काम होता है? सूचर्स का घाव को बंद करना। लाइगेचर का काम होता है कि ब्लीडिंग को रोकना। ये स्किन मसल्स में यूज किए जा सकते हैं और लाइगेचर को आर्टरीज या वेन्स में यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? कैटगट सिल्क या सिल्क थ्रेड। ठीक। फिर कौन से प्लांट फाइबर्स हैं जो कि ड्रेसिंग के लिए यूज किए जाते हैं? देखो बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में, जो इम्पोर्टेंट है केवल वही मैं बता रही हूँ। कॉटन किससे मिलता है? गॉसिपियम बारबडेंस, इसी फैमिली के है मालवेसी। सॉफ्ट होता है, एब्जॉर्बेंट होता है, ड्रेसिंग या बैंडेज में यूज करते हैं। सिल्क, कोकून ऑफ सिल्कवर्म से मिलता है किसका? बॉम्बेक्स मोरिकी। ये नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर होता है, याद रखना ना, इसके दो टाइप्स होते हैं। वूल हेयर ऑफ शीप से मिलता है हमें। इलास्टिक होता है, वार्म होता है, पैडिंग और ड्रेसिंग में यूज करते हैं। रीजनरेटेड फाइबर्स क्या होते हैं? ये नेचुरल पॉलीमर्स से मिलके बने हुए होते हैं, जैसे कि क्या हो गया एग्जाम्पल? सेलुलोज, रेयन। सर्जिकल कैटगट, देखो बेटा ये सूचर्स के टाइप है। बार बार एक चीज बता रही हूँ कि शीप के आंतों से या गोट की आंतों से मिलके ये बना होता है, इसमें एक निडल होती है। सूचर की बात ये बता रही हूँ आपको। यहाँ पे ये एब्जॉर्बेबल होते हैं, और यहाँ पे एक और टाइप के आते हैं जो नॉन एब्जॉर्बेबल भी होते हैं। इंटरनल स्टिचिंग के लिए यूज़ करते हैं इनको। जब मान लो अंदर कोई टाँके लगाए गए तो क्या बॉडी को बार के चीर के थोड़ी हम लोग उसको बार के टाँके हटाएंगे। तो ये टाइप के जो टाँके होते हैं सर्जिकल कैटगट, वो हमारी बॉडी के अंदर लगते हैं। अब ये एनिमल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर वो डिजॉल्व हो जाते हैं। लाइगेचर्स पे आ जाते हैं, ब्लड वेसल्स को टाई करते हैं और ब्लीडिंग को रोकते हैं। देखो इसका क्वेश्चन है कि कॉटन कहाँ से ऑब्टेन होता है? रूट से, सीड हेयर से, बार्क से या लीफ से? तो किससे मिलता है? सीड के हेयर से। सिल्क मिलता है प्लांट से, एनिमल कोकून से, मिनरल या फंगस से, एनिमल के कोकून से। कैटगट क्या है? एक एब्जॉर्बेबल सूचर है, बेटा ये ध्यान रखना। लाइगेचर्स क्या है? ब्लड वेसल्स को टाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। अभी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे आ जाओ। अच्छा ये जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स टॉपिक है, इसमें ना आपको फ्यूचर बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है ये। और जो हमारा सर्जिकल ड्रेसिंग्स है, इसका क्लासिफिकेशन देख लेना एक बार, क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी, इन चार सिस्टम का यहाँ पे प्रिंसिपल्स पढ़ाया जा रहा है आपको। तो आयुर्वेदा में क्या होता है? ये किस पर डिपेंड होता है? हमारा त्रिदोषास पर। जो कौन कौन से होते हैं? वात, पित्त और कफ। अगर इनमें इम्बैलेंस है तो डिसीज कॉज होगा, और इनको ही बैलेंस करके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। आयुर्वेदा के जनक कौन थे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये आगे भी बताऊंगी भी आपको। तो हमारे हेल्थ को बैलेंस करने के लिए दोषास होते हैं, वात, पित्त, कफ, ये चीज़ ध्यान रखना बेटा। और इसकी थ्योरी क्या है? पंचभूता, 5 एलिमेंट से मिलके हमारी बॉडी बनी होती है।
ये कौन से डॉक्टर होते हैं हमारे आयुर्वेद के, उनको क्या कहते हैं? वैद्य। अगर पूछा जाए कौन प्रैक्टिशनर है आयुर्वेद के, तो वैद्य। सिद्धा में आ जाओ, सिद्धा में सिंदूरम याद रखना, सिद्धा सिंदूरम। ठीक। यहाँ पे एंशियंट साउथ इंडिया से सिस्टम आया था, और इंडिया में कैसे आया था? दिल्ली सल्तनत के हेल्प से। इसमें भी सेम चीज़ है, 5 एलिमेंट्स 3 ह्यूमर्स, पंचभूता प्लस त्रिदोषा इनकी थ्योरी है, दोनों को मिला के ये थ्योरी दी गई है। सिद्धा इनके फिजिशियन होते थे, सिद्धास, जो सिद्ध हो कहा जाता है। यूनानी में ग्रीक अरेबिक सिस्टम है ये 4 ह्यूमर्स से मिलकर बना। हर जगह थ्री थ्री मतलब बाकी चीज़ें थ्री त्रिदोषास पढ़े, यहाँ पे 4 ह्यूमर्स लिए गए हैं। ठीक। ब्लड, फेल्गम, येलो बाइल और ब्लैक बाइल, इनके प्रैक्टिशनर को क्या कहते हैं? हकीम। और यहाँ पे हम लोग कैसे चेक करते थे, या इनकी जो थ्योरी है उनको क्या कहते हैं? टेम्परामेंट यानी मिजाज। और भी चीज़ें हैं इसमें, उतना देखो भी। होम्योपैथी का कौन सा बेसिक रूल है? लाइक क्योर्स लाइक। इनका सिस्टम कैसे चलता है कि हमने जो बीमारी है उसी को हम लोग अगर उसकी पोटेंसी कम करके दें तो वही हमारा ट्रीटमेंट होगा। इनका कहना यही है। स्मॉल डोज ऑफ सिमिलर सब्सटेंसेस क्योर डिसीज, देखो लिखा है ना, लॉ ऑफ सिमिलर्स। होम्योपैथिक डॉक्टर उनको कहा जाता है। सिमिलिया सिमिलेबस क्यूरेंटर उनकी थ्योरी का नाम था। बहुत सारी थ्योरीज हैं इनकी, टोटल 7-8 प्रिंसिपल्स हैं इनके। आयुर्वेदा किस पर बेस्ड होता है? दोषास पर। यूनानी सिस्टम ह्यूमर्स पर। होम्योपैथी क्या फॉलो करता है? लाइक योर्स लाइक। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, वो फॉर्मुलेशन जिनमें हम लोग हर्ब्स यूज़ करके एक से या एक से ज़्यादा बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। इसमें सबसे ज़्यादा बेटा देख लो ना, अरिस्टा का पूरा मेथड पढ़ लेना। यहाँ तो मैं शॉर्ट बता दी। फर्मेंटेड लिक्विड प्रिपरेशन होती है अरिस्टा, जिनको हर्बल डिकॉक्शन और फर्मेंटेशन से बनाते हैं। यानी कि जब हम लोगों ने कोई पत्ते लिए है, मान लो कोई भी पत्ती ली है, जड़ ली है, या उनका तना लिया है, उनको कुछ पार्ट लिए, और उनको सूटेबल सॉल्वेंट, जो भी उनका एक सॉल्वेंट होगा जिसमें उनके केमिकल कॉन्स्टेंट आ सकते हैं, उसके साथ उसको उबाल लेंगे, यानी डिकॉक्शन करेंगे। जब हम लोग हीट करते हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट तक जाते हैं डिकॉक्शन, तो वो बॉयल होने लगे, और उसके बाद उनको हम लोग छान के स्टोर कर लेते हैं पॉट के अंदर, काफ़ी लंबे समय तक कह सकते हैं। तब हमें क्या मिलता है? अरिस्टा। लेकिन असवा में हम लोग क्या करते हैं? उसमें हम लोग बॉइलिंग नहीं करते, डायरेक्ट फर्मेंटेशन कर देते हैं इन्फ्यूजन करके। मतलब अगर हमको डालना है कोई सॉल्वेंट, तो हम लोगों ने सॉल्वेंट उसमें ऐड किया है, या उनका अर्क निकाल लिए और उसको डायरेक्टली फर्मेंट कर दिया है। गुटका टैबलेट यानी गुटका, छोटी छोटी पिल्स जो होती थी, बनाई जाती थी उस टाइम पर, उनको क्या कहते थे? गुटका। इसमें पाउडर होता था, यानी ड्रग का पाउडर, और हम लोग बाइंडिंग एजेंट ऐड करके उनको शेप दे देते थे। सिंपल सा ये है। टायला मतलब तेल, यानी मेडिकेटेड ऑयल्स, तो हम लोग हर्ब्स को बॉईल करके उसमें अगर हम चाहें तो बाकी चीज़ें एक्सपीरियंस ऐड करके उनको जब छान लेते हैं, यानी फिल्टर कर लेते हैं, तब हमें जो मिलता था उसको बॉइलिंग हर्ब्स, यानी इन शॉर्ट, तो वो क्या कहते हैं? तेल। ऑयल में अगर हम लोग हर्ब्स को बॉईल करके ऐड करते हैं तो वो तेल होगा। चूर्ण क्या होता है? चूरन, जो नॉर्मल खाते हो ना, कि हींगवटी आ रही है तो क्या हो गई? गुटिका हो गई। बट अगर आपने देखा होगा कुछ पाउडर्स भी आते हैं ऐसे, तो क्या होते हैं? कायम चूर्ण, देखा है ना, दैट इज अ फाइन पाउडर ऑफ ड्रग्स। मतलब ड्रग्स लिया, उनको प्रॉपर पैरामीटर से गुजारा, ड्राई किया, वॉश किया था, उसके बाद उसका पाउडर बनाया। उसी पाउडर में अगर हमें बाकी चीज़ें ऐड करनी जो प्रिजर्वेटिव की तरफ काम करें तो वो ऐड किया है, और उसको सील पैक एक्सेट्रा करके दे दिया, तो दैट इज चूर्ण। लेहया, ठीक, इसको पेस्ट या लेप सुना है ना, वही है एक तरह से ये, कि हम लोग हर्ब्स का सेमी सॉलिड पेस्ट बनाते हैं, इनको शुगर या जैगरी के साथ बॉईल करते हैं, और इनको फिर यूज़ किया जाता है, जैसे च्यवनप्राश टाइप्स कह सकते हैं। भस्म, भस्म याद रखना, ये मेटल्स की बनती है। मेटल्स को हम लोग डायरेक्टली पीस ले सकते नहीं, तो इनको इनके बॉइलिंग पॉइंट तक हम लोग मतलब इनको पूरी तरह से इनकी ऐश बना लेते हैं, सॉरी, इनको कैल्सिनेट कर देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भस्मा कैसे बनती है, तो कैल्सिनेशन की प्रोसेस से बनती है। इनको मेटल्स या मिनरल्स को हम लोग पूरी तरह से तब तक हीट करते हैं जब तक कि ऐश में कन्वर्ट ना हो जाए।
फिर इनको प्योरीफाई कर लिया जाता है तो भस्म बन जाती है। अरिष्टा क्या है? पाउडर है, फर्मेंटेड लिक्विड है, टैबलेट है या ऑयल है तो फर्मेंटेड लिक्विड है। चूर्ण क्या है? पाउडर है। तेल क्या है? एक ऑयल प्रिपरेशन है। भस्म कैसे बनाते हैं? कैल्सिनेशन से। देखो बोल रही थी, आया ना। अभी पिछले के कुछ क्वेश्चन थे जो नहीं डिस्कस हुए थे, वो देखो। सूचर्स क्यों यूज करते हैं? टिश्यू को जोड़ने के लिए। लाइगेचर्स ब्लड वेसल्स को टाई करने के लिए। आयुर्वेदा किस पर है? दोष बैलेंस पर। ये तो रिपीट है क्वेश्चन। ये देखो, फादर ऑफ मेडिकल सिस्टम कौन है? आयुर्वेदा के कौन है? चरक। फादर ऑफ आयुर्वेदा चरक। चरक संहिता उन्होंने लिखी थी, इसलिए वो फेमस है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन होता था वो हुई सुश्रुत। सुश्रुत एस से सुश्रुत, एस से सर्जरी। याद रखना, सर्जरी सबसे पहले कौन लाए थे इंडिया में? तो सुश्रुत जी लाए थे। अगस्त्य थे हमारे सिद्धा के, उनको अगस्त्यार भी कहा जाता था। ये 18 सिद्धार्थ जो थे उनमें से एक थे। यूनानी में कौन है? हिप्पोक्रेट। हु इज द फादर ऑफ यूनानी सिस्टम? तो होंगे हिप्पोक्रेट्स। इन्होंने ह्यूमर थ्योरी डेवलप की थी। डॉक्टर ऑफ होम्योपैथी कौन है? फादर ऑफ होम्योपैथी कौन है? सैम्यूल हैनीमैन। एच से होम्योपैथी, एस से हैनीमैन। इन्होंने लाइक क्योर्स लाइक वाली थ्योरी दी थी। देखो यही क्वेश्चंस भी है नीचे। अभी देखो यूनिट 8, इससे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपका चैप्टर का नाम है, सीधे सीधे वही पूछ लेगा आपसे, है ना। तो लॉन्ग में आता है अक्सर। तो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स का जब हम लोग इस तरह से यूज करने लगे कि वो हमें इकोनॉमी दे, यानी पैसे दे। इन शॉर्ट इतना समझो आप कि हमारे देश को, नेशनल मतलब हमारी कंट्री को, हमारे नेशन को इकोनॉमी दे। कैसे देगा वो यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। क्या रोल है मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स का? हमारे जो जड़ी बूटियां हैं जिनको मेडिसिनल प्लांट कह रहे हैं, या एरोमेटिक प्लांट्स है मतलब जिनमें खुशबू होती है, वो किस तरह से हमें हमारी इनकम को, यानी हमारे इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। इसका मैंने एक नीचे फ्लो चार्ट ऐड किया, वो आपको बता दूंगी। एंड दैट्स ऑल। उसको आप अगर लॉन्ग में लिखो, शॉर्ट में लिखो, कैसे भी लिखो, उसको एक्सप्लेन करके लिखो, वो बना दो, सारी चीज़ आपकी हो जाएगी उससे। अभी क्या होता है इनके सोर्सेज? हर्बल मेडिसिन या रॉ ड्रग्स। क्या जनरेट करते हैं? एम्प्लॉयमेंट। ये कुछ भी, ये सब चीज़ें लिखी हैं आपकी। वेरी शॉर्ट में तो आएगा नहीं, शॉर्ट में ही आता है। देखो ये देखो, ठीक यहाँ से देखो। मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट में क्या हुआ? एक तो मेडिसिनल प्लांट, दूसरे एरोमेटिक प्लांट्स हैं। मेडिसिनल प्लांट क्या करते हैं? थेराप्यूटिक यूज देते हैं। और एरोमेटिक प्लांट्स क्या करते हैं? एसेंशियल ऑयल्स देते हैं, यानी खुशबू देते हैं, और एसेंशियल ऑयल्स उससे मिलते हैं। दोनों का ही नेशनल इकोनॉमी में क्या रोल है? सबसे पहली बात कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। जब भाई देखो, हमें अगर प्लांट्स चाहिए तो हमें जाहिर सी बात है कि उनको ग्रो कराना होगा। ग्रो कराने के लिए कहाँ जाना होगा? एग्रीकल्चर में जाना होगा। तो यानी हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का भी ग्रो हुआ। रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलेंगे हमें? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से मिलेंगे ना। उसके लिए हमें वर्कर रखने पड़ेंगे। जब वर्कर रखेंगे तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इंडस्ट्री सेटलमेंट होगा तो इंडस्ट्री का यूज़ बढ़ेगा, और इसकी वजह से जो सेटअप करेंगे उनका भी फायदा होगा, है ना। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पहला। फिर रॉ मटेरियल्स फॉर फार्मा इंडस्ट्री। फार्मा इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल मिलेगा, इंडस्ट्रियल यूज़ होगा उसका, जैसे कॉस्मेटिक और फूड ड्रग्स में। फिर रूरल इनकम में सपोर्ट होगा। जब ये सब भाई किसी को एम्प्लॉयमेंट अगर मिल रहा है तो पैसा आएगा ना, है ना। जब हमारे पास पैसा आ रहा है तो हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, और हर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। इन सब की वजह से हम ऐसी चीज़ें जनरेट कर पाएंगे जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाहर बेच सकते हैं। अगर केवल हम लोग कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते, कम काम कर रहे होते, तो क्या उतनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर पाते कि हम बाहर कंट्रीज में सप्लाई कर पाए? नहीं कर पाएंगे ना। तो क्या होगा कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अभी हाई ग्लोबल डिमांड है हमारी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मार्केटेड में बहुत रिक्वायरमेंट है, तो इनकी डिमांड ज़्यादा है। एक्सपोर्ट करना होता है आइटम्स को। और सबसे ज़्यादा मार्केट कौन सी है? यूएसए और जर्मनी, जापान। ये 3 बहुत बड़ी मार्केट है इन सब चीज़ों की। अब ये सब जब होगा तो क्या होगा? हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलरेडी हो जाएगी ना। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही होगा। तो ये चीज़ याद रखना कि इन दोनों चीज़ों का क्या काम है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी, रॉ मटेरियल्स मिलेंगे फार्मा इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री में यूज होगा, रूरल इनकम सपोर्ट। अभी इस पॉइंट में अगर आप हर पॉइंट को एक्सप्लेन कर दो
तो आपका लॉन्ग आंसर कहीं नहीं गया। रोल इन नेशनल इकोनॉमी है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक एंड फूड्स इंडस्ट्री में बढ़ेगा, रूरल इकोनॉमी और फार्मर की इनकम बढ़ेगी। बाहर कंट्रीज जैसे यूएसए, जर्मनी, चाइना, जापान, इन सब में इसकी बहुत डिमांड है। सबसे ज़्यादा किसकी डिमांड है? टर्मरिक की, नीम और एलो की। क्योंकि हम ही एक ऐसे कंट्री है जहाँ पर सारे इन्वायरमेंट हम देख पाते हैं और बहुत ही रिच हेरिटेज है हमारा प्लांट्स को लेकर, हर्बल मेडिसिन को रिलेटेड। मेडिसिनल प्लांट्स originally contribute to national economy. India exports mainly herbal drugs and oils. देखो बेटा, अब ये आ जाओ नेक्स्ट यूनिट पर, हर्ब्स एज हेल्थ फूड। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है और नहीं समझ में आता है वो हमारा क्या है? प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक। प्रो एंड प्री, ठीक। प्रो मतलब क्या होता है कि ऐसे याद रखो आप, प्रो हम बहुत ज़्यादा प्रो हैं, और प्रो कौन होते हैं? जिनमें बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, लिविंग बैक्टीरिया या ईस्ट है। हम इतने ज़्यादा प्रो हैं कि हम जिंदा जीवाणुओं के लिए घूम रहे हैं, है ना। वो प्रोबायोटिक्स हो गए जिनमें लिविंग बैक्टीरिया या ईस्ट होंगी, और क्या होंगी? वो हमारे लिए बेनिफिशियल। जैसे दही खाते हो, इसमें क्या है? लैक्टोबैसिलस है। ये हमारे बॉडी में हमारे गुड बैक्टीरियाज हमारे डायरेक्टली गट तक पहुंचा देती हैं, इंटेस्टाइन में कोलोनाइज होते हैं और माइक्रोबियल बैलेंस को इम्प्रूव करते हैं। उनका काम कैसे होता है? ये हमारे इंटेस्टाइन में जाकर कोलोनाइज हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और वहाँ पे जो माइक्रोब्स का बैलेंस है उसको बढ़ा देते हैं, सही कर देते हैं। मतलब अगर ज़्यादा है तो कम कर देंगे, कम है तो ज़्यादा कर देंगे, ऐसा बैलेंस कर देंगे। इसकी वजह से हमारा जो स्टमक का एसिड है, यानी अगर ज़्यादा सीक्रेट हो गया है तो एसिडिटी के इश्यूज होते हैं ना, तो उसको बैलेंस करेगा। कैसे बैलेंस करेगा भाई? वहाँ पे अगर जाएगा, तो ये बता रही थी मैं आपको कि ये हमारे स्टमक एसिड में सर्वाइव कर जाते हैं और हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंच जाते हैं, यानी कि स्टमक एसिड में इनको कोई भी हार्म नहीं होता है। ये डायरिया को ट्रीट करते हैं और गट डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में यूज़ होते हैं ये। अभी प्रीबायोटिक्स जो कि नॉन डाइजेस्टिबल होते हैं, मतलब इनको खाएंगे तो जैसे खाएंगे वो वैसे ही हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे, जो कि हमारे बॉडी में ये भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। डाइटरी फाइबर्स में पाए जाते हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं। ये एक तरह से फूड की तरह काम करते हैं। हमारे गुड बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में है, वे उनको बढ़ाए रखने के लिए क्या करें? उनको खाना देंगे ना, उनको खाना देते हैं हम लोग बाहर से, दैट इज प्रीबायोटिक्स। जैसे बनाना हो गया, गार्लिक है, अनियन है, होल ग्रेन्स है, ये ग्रोथ को बढ़ाते हैं, बेनिफिशियल फ्लोरा जो होती है, और उनकी एक्टिविटी को भी इंक्रीज करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से ही ये हमारे हेल्पफुल होते हैं। ये हमारे ऊपर के जो जीआईटी होता है, यानी अपर जीआईटी होता है, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसमें डाइजेस्ट नहीं होते, डाइजेशन करते हैं और प्रोबायोटिक की ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं। ये कुछ शॉर्ट सा डिफरेंस था, हो सकता है ये पूछ लिया जाए। अगर नहीं पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके 1 मार्क्स के। इसमें देखो आएगा हमारा गार्लिक, अभी नेक्स्ट पार्ट जो है, एक मिनट। गार्लिक क्या है? एलियम सैटाइवम से मिलता है हमको। ड्राइड बल्ब, भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये 4 ऑप्शन दे, इसमें से कौन से ड्राइड बल्ब से मिलते हैं? तो क्या मिलेगा? गार्लिक। लिलिएसी फैमिली से एलिसिन, देखो पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एलिसिन किस में होता है, तो गार्लिक में होता है, एलियम सैटाइवम एलिसिन। ये एंटी माइक्रोबियल होते हैं, साथ साथ ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और हार्ट को भी प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। सोया, सोया किससे मिलता है हमें? ग्लाइसिन मैक्स के सीड से, ग्लाइसिन मैक्स के सीड से, फैबेसी फैमिली से है। इसमें आइसोफ्लेवोन्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। थेरेपेटिक यूजेस क्या है इसके? ये भाई सोया तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है ना, ये तो पता ही है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, मेटाबॉलिक सिस्टम में हेल्प करता है और कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग की तरह काम करता है। स्पाइरुलिना,
ये ब्लू ग्रीन एल्गी से मिलता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, देखो बेटा कि ब्लू ग्रीन एल्गी से क्या मिलता है? स्पाइरुलिना, सोया, गार्लिक। 3 ऑप्शन दे दिया था, क्या होगा? स्पाइरुलिना ऑप्शन सही होगा। स्पाइरुलिना प्लांटेनेसिस। बायोलॉजिकल सोर्स साइनो बैक्टीरिया क्या है? इसकी क्लास है। इनमें क्या क्या होता है? प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, फाइटोसैनिन्स होते हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की तरह इनको देते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा और जो जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन है सूजन इनको कम करेगा। कैरोटिनॉइड्स पे आ जाओ। गाजर बगल में दिख रही है, यानी इसमें होता है कैरोटिनॉइड्स, यानी एग्जाम्पल है बेटा कैरोटीन। कैरेट में होता है, स्पाइनच में होता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होता है। ये नेचुरल पिगमेंट्स में आता है। पूछ सकते हैं आपसे कि इसमें से कौन सा नेचुरल पिगमेंट्स है, तो कौन सा है? कैरोटिनॉइड्स। एंटीऑक्सीडेंट होता है, हमारी विजन को बढ़ाता है, बोलते नहीं खीरा खाओ आपकी रोशनी बढ़ाओ। कैंसर को प्रिवेंट करता है, स्किन को प्रोटेक्शन देता है। और फिर सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये कहाँ से मिलता है? फिश ऑयल से या फ्लैक्स सीड से मिलता है। फैटी एसिड्स होता है इसमें। और ये क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी और हमारे हार्ट को बढ़ाता है। देखा नहीं है सफोला ऑयल का ट्रीट में जो हमारा ऐड आता है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, हमारी सूजन को कम करते हैं और हमारे हार्ट की हेल्थ को स्ट्रांग रखते हैं। ये सुना ही होगा ऐड, वही सारे इसके काम है। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? हम डाइट्स में जो फाइबर लेते हैं दैट इज डाइटरी फाइबर सिंपली। इनका सोर्स क्या हो गया? ये प्लांट के सेल वॉल से मिल रहे हैं, जैसे फ्रूट से, वेजिटेबल से या दालों से, सीरियल से, अनाज से। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एग्जाम्पल है। यूजेस क्या है? ये डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा, ब्लड प्रेशर को कम करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। देखो ऑलमोस्ट सब यही चीज़ें हैं यहाँ पे यूजेस में, है ना। प्रोबायोटिक्स पूरा इतना कच्चा चिट्टा बचा चुके हैं अभी आपको। ये क्या होते हैं? फर्मेंटेड फूड होते हैं, कर्ड या योगर्ट जैसे लैक्टोबैसिलस, गट हेल्थ को बढ़ाते हैं। अभी एंटीऑक्सीडेंट पे आ जाओ, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स एग्जाम्पल क्या हो गया? इसमें फ्रूट, वेजिटेबल और हर्ब से मिलते हैं। इनमें हमें विटामिन सी, विटामिन ई या कैरोटीनॉइड, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। सेल डैमेज को बचाते हैं। जब एजिंग होने लगती है तो एंटी एजिंग जो क्रीम्स होती हैं, ये सब में भी हम लोग एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं। कैंसर और हार्ट डिसीजेज में भी इनका यूज़ किया जाता है। ये आता है यूनिट 10। हर्बल कॉस्मेटिक्स वो प्रिपरेशन जिनमें प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट हो और हमारी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए यूज़ किया जाता हो, खूबसूरती को बढ़ाने के इस्तेमाल किया जाता हो और कुछ ना कुछ इनमें थेरापेटिक बेनिफिट्स भी हो। मतलब इनको लगाने पर कुछ ना कुछ हमें बेनिफिशियल इफेक्ट भी मिले, इफेक्ट भी मिले, जैसे एंटी माइक्रोबियल हो सकते हैं, एंटीसेप्टिक हो। ये सब किस में आएंगे? हर्बल कॉस्मेटिक्स में आ सकते हैं। एलोवेरा जैसे है बेटा, एलोवेरा को तो आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं लगनी चाहिए मुझे। किससे मिलता है? एलो बारबेडेंसिस से। इसकी फैमिली क्या है? लिलिएसी। जेल, लीफ का जो जेल होता है देखा ही होगा ये तो आप सबने। इसमें क्या होता है? एलोइन पॉलीसैकेराइड। किसमें यूज होता है? स्किन मॉइस्चराइजर में, वाउंड हीलिंग में। कॉस्मेटिक यूज इसका स्किन मॉइस्चराइजर में और वाउंड हीलिंग इसका थेरेपेटिक यूज। आलमंड ऑयल ये किससे मिलता है हमें? प्रूनस एमेक्डालस से। प्रूनस एमेक्डालस। फैटी एसिड्स होते हैं इसमें। बादाम का तेल क्यों यूज करते हैं? स्किन को मुलायम बनाने के लिए, मॉइस्चराइज रखने के लिए। और कब लगाते हैं? जब दर्द हो, एंटी इन्फ्लामेशन में। लेवेंडर ऑयल सबसे ज़्यादा लेवेंडर का यूज होता है स्मेलिंग में ना, परफ्यूमरीज में, है ना। और जब होता है आसपास तो क्या लगता है? कामिंग इफेक्ट होता है, शांति। वैसे ये किससे मिलता है? लेवेंडुला एंगस्टिफोलिया इसका सोर्स है, इसके फ्लावर से मिलता है। लिनोलूल इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये फ्रेग्रेंस के लिए यूज़ करते हैं, खुशबू के लिए। और इसमें क्या होता है? कामिंग प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए क्या करेगा? एंजाइटी को कम करेगा। ऑलिव ऑयल आ गया फिर हमारा। ऑलिव ऑयल जैतून का तेल, ये किससे मिलता है? ओलिया यूरोपिया से। और इसकी इसमें क्या होता है? ओलिक एसिड मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है और कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज भी होती है। रोजमेरी ऑयल, ये रोज मैरिनस ऑफिशिनालिस से मिलता है। इसमें क्या होता है? सिनेओल हेयर केयर में यूज होता है और सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। सैंडलवुड ऑयल, सैंथलम एल्बम क्या है? चंदन की लकड़ी। सैंटलूल होता है इसमें, परफ्यूम होता है और एंटीसेप्टिक की तरह ये काम करता है।
ये कुछ एमसीक्यूज यहाँ मैंने दे रखे, देख लेना, क्योंकि जो बताया वही एमसीक्यूज में है, कुछ अलग कहानी नहीं है ना। एक चैप्टर इसमें मैंने नहीं ऐड किया है आई गेस, या मिस हो गया है, दैट इज चैप्टर नंबर 10, इंट्रोडक्शन टू हर्बल फॉर्मुलेशंस। चलो वो बता देती हूँ, चैप्टर 12 पे आते हैं अभी, दैट इज फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स। इन शॉर्ट इसमें क्या है कि जब हम लोग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे प्लांट्स में कौन कौन से प्रेजेंट हैं इनके बारे में पढ़ते हैं, तो क्या आ जाता है हमारा वो स्टडी क्या कहलाती है, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। इसमें देखो पहले एक्सट्रैक्शन, सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसका, एक्सट्रैक्शन, देन आइसोलेशन यानी अलग करना, एक्सट्रैक्शन मतलब निष्कर्षण करना, उससे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को निकालना, आइसोलेशन मतलब अलग अलग करना, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानना, कैरेक्टराइजेशन मतलब कि उनको स्पेसिफाई करना, क्वांटिफिकेशन करना, उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, किस किस रेंज में वो एब्जॉर्ब होते हैं, एक्सेट्रा चीज़ें पता करना, दैट इज ऑल कम्स अंडर कैरेक्टराइजेशन। उनका स्ट्रक्चर पता करना, उनका वेट पता करना, ये सब चीज़ इसमें आ जाती है। ये दो तरह से होता है, या तो अगर हम लोग फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन देखें तो हम लोग क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव दो तरह से इनको कर सकते हैं। क्वालिटेटिव मतलब या तो पता चल जाएगा इसमें कि है या नहीं है, यस और नो। तो जितने हम लोगों ने टेस्ट पहले पढ़े हैं ना, केमिकल टेस्ट सारे, एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनॉइड के, वो सब आएंगे। क्वांटिटेटिव में क्या होगा कि हम लोग देखेंगे एग्जैक्ट कितनी क्वांटिटी है, यानी अगर एल्कलॉइड है तो टोटल एल्कलॉइड कितना है, फ्लेवोनॉइड है तो टोटल फ्लेवोनॉइड कितना है, ग्लाइकोसाइड है तो टोटल ग्लाइकोसाइड कितना है, यानी टोटल ग्लाइकोसाइड कंटेंट, टोटल फ्लेवोनॉइड कंटेंट, टोटल एल्कलॉइड कंटेंट, दैट ऑल कम्स अंडर क्वांटिफिकेशन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, है ना। इसके अलावा कौन से मेथड यूज करते हैं, जैसे क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी मतलब टीएलसी, थिलियर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी भी आती है इसमें, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी आती है, बहुत सारी टाइप की क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी, आईआर, एफटीआईआर, इसके अलावा हम लोग करते हैं एनएमआर और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं उसका वेट जानने के लिए, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एनएमआर, इसका फुल फॉर्म माइट भी पूछ ले, वैसे तो नहीं आता है बट देख लेना आप, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, यानी कि क्या होता है इसमें, आप देख सकते हो कि कैसा उसका स्ट्रक्चर है, जो हम कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उसमें वो प्रेजेंट है भी या नहीं है, ये सब चीज़ें इसमें पता चलती है हमें। फिर प्लांट के केमिकल्स की स्टडी करते हैं फाइटोकेमिकल में, ये चीज़ आ गई। पहला स्टेप क्या होता है, एक्सट्रैक्शन। एंटीऑक्सीडेंट्स की डेफिनेशन वहाँ नहीं थी तो मैंने यहाँ ऐड कर रही हुई है, वो सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी को डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज एंटीऑक्सीडेंट्स। और कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, फ्री रेडिकल्स जो हमारे प्रोड्यूस हुए होते हैं, मान लो कि कोई डैमेज हुआ है, ठीक, कहीं पे भी कोई डैमेज होगा तो उतना पार्ट हट जाएगा, यानी वहाँ से क्या रिलीज होंगे, फ्री रेडिकल्स रिलीज होंगे, तो वो फ्री रेडिकल्स के जाके हमारे एंटीऑक्सीडेंट बॉन्ड बना लेते हैं और उनको आगे कोई डैमेज करने से रोक देते हैं, ठीक। इनका हेल्थ क्या है, अब देखो सेल डैमेज हमारा हो रहा है या एजिंग हो रही है, उनको रोकते हैं, कैंसर के रिस्क को रोकते हैं, हार्ट डिसीजेस को रोकते हैं, बचाते हैं हमें, इम्यूनिटी हमारी बढ़ाते हैं, विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, पॉलीफेनॉल्स, ये सब है। तो ये क्वेश्चन देखो आज से पूछा गया था, व्हाट इज द रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन हेल्थ, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको यहाँ बताई हुई है। हर्ब ड्रग रिएक्शन एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा मैं किस पार्ट में इसको रखूँ, कि कई पार्ट्स पे इसको हम रख सकते हैं। हर्ब एज हेल्थ फूड में रख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू हर्बल फॉर्मुलेशन में भी डाल सकते हैं कि हर्ब और ड्रग क्या रिएक्ट कर रहा है, ठीक, या हम लोग इवैल्यूएशन चैप्टर में रख सकते हैं। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड था, बट आप यहाँ देखो क्या होता है, हर्ब और ड्रग का रिएक्शन, जब हम लोग हर्ब ले रहे हैं और कोई मॉडर्न ड्रग भी खा रहे हैं, ठीक, इसकी वजह से हमारे जो इफेक्ट हो रहे हैं या तो वो बढ़ जाए, या तो वो कम हो जाए, या तो टॉक्सिसिटी बॉडी में कॉज कर दे, ये तीन चीज़ें हो सकती है ना। तो हमारी टॉक्सिसिटी बॉडी में हो सकता है बढ़ा दे, हो सकता है ड्रग का इफेक्ट कम कर से, हो सकता है कोई अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट दे दे, या एक चीज़ और हो सकती है कि उसके बेनिफिशियल इफेक्ट दे दे, हो सकता है दो चीज़ें ले रहे हैं कुछ और अच्छा इफेक्ट आ जाए, तो वो भी हो सकता है यहाँ पर। जैसे गार्लिक है, उसको हम लोग एंटी कोगुलेंट ड्रग के साथ जब भी लेंगे
तो क्या होगा, ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा। मान लो एंटीकोगुलेंट को खा रहे हो, यानी खून के थक्के जमने की आप कोई दवा खा रहे हो, आप गार्लिक भी ले रहे हो साथ में, तो क्या होगा कि जो वो क्लॉट्स बनाने वाला था वो नहीं बना पाएगा गार्लिक की वजह से, है ना। क्या होगा, ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। सेंट जॉन्स वॉर्ट, इसको भी अगर हम लोग एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के साथ लेते हैं तो ड्रग की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें कि हम लोग जो मिक्सचर है उसमें से अपने कंपोनेंट्स को अलग अलग सेपरेट करते हैं उनके स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के डिस्ट्रीब्यूशन से। मान लो कि जो सॉल्वेंट हमने लिया है, यानी जो मोबाइल फेज मतलब चलता हुआ फेज, यानी कि मान लेंगे सॉल्वेंट सिस्टम, है ना। सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, तो अगर वो है और स्टेशनरी फेज हमारा सिलिका जेल होता है, हम लोग अपना सैंपल उसमें लगाते हैं और रन कराते हैं, है ना। तो क्या होता है कि दोनों के बीच में जिससे भी हमारा कंपाउंड ज़्यादा जिसकी उसकी पोलैरिटी जिससे ज़्यादा होगी वो उसके साथ मूव करने लगते हैं, इसके हिसाब से हम लोग उसको सेपरेट करते हैं। एक डिफरेंस मैंने बताया था आपको कि ये पूछा जा सकता है, फिक्स्ड ऑयल वर्सेस वॉलेटाइल ऑयल, है ना। इवेपोरेशन, फिक्स्ड ऑयल क्या होते हैं कि इवेपोरेट नहीं होता, दोनों को दिमाग में यही लगते चलो, कैस्टर ऑयल और क्लोव ऑयल। क्या होगा, या कैम्फर सोच के चलो, कुछ भी सोचो आप वोलेटाइल ऑयल में। फिक्स्ड ऑयल, अगर आलमंड का ऑयल रखा है तो क्या हुआ, हम लोग अगर खोल के रख देंगे ढक्कन तो उड़ जाएगा, नहीं उड़ेगा ना। तो क्या, डू नॉट इवेपोरेट। ये वॉलेटाइल ऑयल क्या होते हैं, इवेपोरेट कर जाते हैं इजीली। स्टेन टेस्ट, अगर फिक्स ऑयल लग गया है तो क्या वो लगा ही रहता है ना, वो अलग अलग, वो अलग से दिखेगा पीला रंग। लेकिन वोल्टाइल ऑयल में क्या होता है, परमानेंट स्टेन नहीं, अगर लगा है तो वो उड़ जाएगा अपने आप ही। फिक्स ऑयल थिक होते हैं, गाढ़े होते हैं और ग्रीसी होते हैं ज़्यादा। वोल्टाइल ऑयल हल्के होते हैं और उनमें खुशबू होती है। सोप फॉर्मेशन, फॉर्म सोप, अगर फिक्स ऑयल लेंगे तो सोप फॉर्म करेंगे, लेकिन वोल्टाइल ऑयल फॉर्म नहीं करते सोप। एग्जाम्पल क्या, कैस्टर या वोल्टाइल ऑयल में क्लोव ऑयल। ठीक है, यहाँ पे देखो यूनिट हमारा जो छूट गया था, इंट्रोडक्शन टू हर्बल फॉर्मुलेशन। एक फ्लो चार्ट में ये पूरा हम समराइज कर चुके हैं और इतने में ही आप पूरा लिख सकते हो, लॉन्ग आए शॉर्ट आए, दैट्स ऑल सफिशिएंट। देखो, हर्बल फॉर्मुलेशन हमारी 3 टाइप से डिवाइड की गई है। कोई भी ऐसी फॉर्मुलेशन जिसमें हम लोग हर्ब्स को एक या अनेक एक साथ अगर यूज़ करके कोई फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड हर्बल फॉर्मुलेशन। 3 टाइप से बना सकते हैं, या तो हम 3 टाइप की होती है सॉरी फॉर्मुलेशन। एक होती है ट्रेडिशनल, दूसरी मॉडर्न या नॉवेल। ये हम लोगों ने कैसे डिवाइड किया है कि अगर पहले टाइम पे जो चलती थी या पहले टाइम पे जो फॉर्मुलेशन बनाई जाती थी उनको हम लोगों ने रखा है ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन में। मॉडर्न मतलब इस टाइम पे जो नॉर्मली चल रही हैं, और नॉवेल मतलब कि जिनमें न्यू डेवलपमेंट्स किए गए हैं और न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हैं, चाहे अलग अलग तरह से हम लोगों ने उनको फॉर्मुलेट कर रखा है, इन शॉर्ट एडवांसमेंट जो कर रखे हैं मेडिसिन में। तो देखो, रेडिशनल सिस्टम तो अभी पढ़ा ही है हम लोगों ने, यूनिट हमारे जो जिसमें मेथड ऑफ सॉरी जो यूनिट 7th ऑफ में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस लाइक, ठीक, वही सब इसमें है। जो भी आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी की फॉर्मुलेशंस थी जिसमें हम लोगों ने पूरी ड्रग यूज़ की है, कुछ पार्ट यूज़ किया है, वो सब किस में आएंगी, ट्रेडिशनल में। इनका कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता था और ना ही कोई डोज डिसाइडेड होती थी। एग्जाम्पल क्या होगी, चूर्ण, क्वाथ, अस्वारिष्टा, तेल, अवलेहा, अश्वगंधा चूर्ण है, जैसे त्रिफला चूर्ण है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। मॉडर्न फॉर्मुलेशन मतलब ये, इनमें साइंटिफिक अप्रोचेस थी, इनका एक स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट भी होते थे और ये जीएमपी और डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस को फॉलो करते थे। एक डिसाइड इनकी डोज जो होती थी वो डिसाइड रहती थी। जैसे क्या हो गया, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, टिंचर, ऑइंटमेंट, ग्रैन्यूल्स, हर्बल टी, इफरवेसेंट टैबलेट्स एक्सेट्रा। जो भी चीज़ आप पढ़ते हो वो सब आ गया सुटेक्स के पार्ट का। अभी नॉर्मल फॉर्मुलेशन में आ जाएगा, बट हाँ सुटेक्स का पार्ट है, लेकिन इसमें यूज़ क्या होगी, हर्ब्स यूज़ होंगी। ओके, नॉर्मल फॉर्मुलेशन में जिसमें नॉर्मल अप्रोच दिखाई है, एडवांस ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है। बायोअवेलेबिलिटी मतलब कि जो हमारी ड्रग है वो हमारे बॉडी के ब्लड में, बॉडी में किस अमाउंट में पहुंच रही है उसको बढ़ा देना, या एक सस्टेन रिलीज कराना, मतलब धीरे धीरे वो बॉडी में हमारे रिलीज होती रहे, एक हम अब बाहर से कंट्रोल कर सकें किस अमाउंट में वो रिलीज हो रही है या किस टारगेट पे उसको जाना है। तो ये इसमें कुछ टेक्निक्स थी, जैसे कि या सिस्टम से, जैसे फाइटोसोम, लाइपोसोम, नैनो पार्टिकल्स, नैनो इमल्शन, माइक्रोस्फेरास स्फेयर्स, सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स, ट्रांसडर्मल पैचेस। ठीक है, तो अभी इसमें से हर चीज़ को अगर आप एक एक लाइन में, 2 लाइन में इतना भी एक्सप्लेन कर देते हो फ्लो चार्ट बना के, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, तो ये हमने आज पढ़ा हुआ है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट करना।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोग्नोसी का जो भी पार्ट था। और मैंने पूरी कोशिश की है इसमें समझाने की। कोई भी पार्ट अगर मुझसे भी छूट रहा है या मैंने कुछ नहीं समझा पाई हूँ आपको, तो आप फिर से पूछ सकते हो। आई कैन डू दैट। थैंक यू अगेन।